अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं बहुत खुशामदीद, मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज प्रोग्राम का आगाज़ थोड़ा सा उस कंप्लेन से करते हैं जो हम अक्सर करते रहते हैं। हम ज़िंदगी के बारे में बहुत कंप्लेन करते हैं, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, पता नहीं मेरी ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। बिल्कुल है। अवैस के साथ काम करना आसान थोड़ी है नाजरीन। मैं अपनी बात कर रहा था कि अच्छा ज़िंदगी मुश्किल है। मैं समझी अभी आप कोई पॉइंट मारने लगे। नाजरीन अब ऐसी हालत हो गई है हम दोनों की कि हमारी बंदूकें लोडेड होती हैं। कितना मुश्किल है ये कोई नहीं सोच रहा। नहीं उसका भी हमें इदराक है। वैसे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें पता नहीं है आपकी कैफियत का। बस तो आपके साथ काम करना ये फिर और मुश्किल है, कठिन मरहला है इनके लिए। मतलब जिसको कहते हैं वो क्या, वो चेरी ऑन द टॉप जो होता है ना, कि ये तो बस इसी की कसर बाकी थी, इसी की कसर बाकी। बिल्कुल। अच्छा लेकिन खैर नहीं, लेकिन लोग बात ये भी करते हैं कि मेरी फैमिली बहुत बुरी है, कभी उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरी फैमिली ने कभी मुझे जो है उस तरह से सराहा नहीं। हमेशा कंपैरिजन करती हैं अम्मी के, बड़ा भाई ऐसा है, देखो उसको देखो और तुम अपने आप को देखो, तुम छोटे होकर भी कैसे हो, वगैरह कंपैरिजन। फैमिली से बाहर भी कंपैरिजन वाला मसला होता है। बहुत सारे लोग बस मतलब वो उनको लगता ये है कि जो गलत होता है वो उनके हमारे साथ ही होता है। बिल्कुल। इसकी मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ कि अगर आप इन लोगों की जिनके नाम मैं आपको बताने लगी हूँ इनकी ज़िंदगियाँ पढ़ लें तो आपके होश उड़ जाएंगे और फिर आप कभी ये जसारत नहीं करेंगे कि आप ये कहें कि मेरी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। मिसाल के तौर पे हज़रत यूसुफ रज़ी अलैहिस्सलाम जो हैं, उनके भाई उनको पसंद नहीं करते थे, कत्ल करने के लिए दरपेश, नफरत कह सकते हैं ना उसको, कि उनके भाइयों ने उनसे नफरत की, इंतहा की हद तक जेलसी, इंतहा की हद तक जेलसी। फिर और कत्ल भी इस तरीके से कुएं में फेंक कर कत्ल करने का पूरा वो मंसूबा। और उसके बाद फिर जो अल्लाह ताला ने उन्हें वो कुएं की गहराई से मिस्र की ऊंचाई पर पहुंचाया। अंदाज़ा लगाएं तो एक तो इसका ये भी है कि जो सबसे मुश्किल जिस पर पड़ती है तो उसके लिए आसानी भी अल्लाह ताला ऐसा पैदा करता है कि फिर वो दुनिया देखती है। वो उसको सिर्फ थोड़ी सी आजमाइश होती है, उसके बाद वो उठा के उसको आसमान की ऊंचाइयों पे, बुलंदियों पे पहुंचा देता है। ये भी हमारे अल्लाह ताला का ये फेथ हमारा होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये पहली मिसाल हो गई, ये पहली मिसाल हो गई। सही। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उनका बेटा उनकी बात नहीं मानता था। बिल्कुल, बेटा नहीं माना, उनका बेटा नाफरमान था और उनका बेटा उनकी बात नहीं मानता था। दुनिया को जो है वो पैगाम पहुंचा रहे हैं और मगर बेटा जो अपना ही बेटा उनका जो है वो उनकी बात नहीं सुनता। फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, उनकी वाइफ जो उनकी बीवी, उन्होंने उनको धोखा दिया। बिल्कुल, अपने शौहर को उन्होंने धोखा दिया। ये वो रिश्ता है कि वो कहते हैं ना मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। तो इस हद तक एतबार और एतमाद और एहतराम का रिश्ता है कि मैंने जो कपड़े पहने हुए हैं वो मेरा शौहर है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है दुनिया में। और इसी तरह बीवी अपने शौहर को, उसके राज़ों को, उसके ऐबों पर पर्दा रखना, ये सब चीज़ें मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए करते हैं। उनकी बीवी ने उनको धोखा दिया। फिर उसके बाद हज़रत, मतलब अगर हम कहें कि आसिया, बिल्कुल, उनका शौहर कौन था? फिरौन, वो फिरौन जिसकी मिसाल कुरान में दी हुई है, वो उनका शौहर था। आप मुश्किल ज़िंदगी की मुश्किल होने का अंदाजा लगाएं कि जिस औरत का शौहर फिरौन हो वो जिंदगी कैसे गुजार रही होगी। बिल्कुल। और ये वो खातून के जिनका नाम कुरान में और शौहर आप देखें उनका फिरौन, जो कि जालिम तरीन, जाबिर तरीन, और हमेशा हर जमाने में उसकी मिसालें मिलती हैं, जुल्म की, जबर की मिसालें देते हैं लोग कि भाई फिरौन, इसमें तो फिरौनियत है, बना देंगे उसे। तो वो मिसाल बन गया है। बिल्कुल। तो ये उनका शौहर था, उनकी जिंदगी कैसी होगी। तो ये जो हमारी मिसालें हैं ये इसलिए हैं, हम तो बिल्कुल अयाशी कर रहे हैं दुनिया में आके। हमारे लिए तो हर चीज़ प्लेन फील्ड तैयार की गई है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप ज़िंदगी पढ़ लें तो उन पे तो एक जिसको कहते हैं मुश्किलात के पहाड़ थे। तो हमें तो उन्होंने सब कुछ तैयार करके प्लेट में रख के दे दिया कि अब जाओ जियो। तो ये तो असल में फिर हम अगर ये सोचें कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है तो ये नाशुक्री की इंतहा हुई। सवाल ही करना गलत है ना। तो बिल्कुल हमेशा एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि जब मुश्किलें आती हैं, हर इंसान पे आती हैं, लेकिन वो मुश्किलें जो हैं वो बदल भी जाती हैं। अगर मुश्किलें नहीं होंगी तो ज़िंदगी के सुकून का एहसास आपको नहीं हो सकेगा कभी भी, क्योंकि वो जब आप मुश्किल से गुजरते हैं और आसानी की तरफ आते हैं तो आपको वो डिफरेंस फील होता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह कहने का मौका मिलता है। देखो मुझे जो है वो फ़र्क पता चल गया कि पहले क्या था अब क्या है। ऐसा ही है। अब आपके साथ कोई और होस्ट खड़ा हुआ होगा तो आपको फ़र्क पता चलेगा, लड़ाई हो सकता है, कमाल ज़बरदस्त अब मुझे मिला ना, समझ में आया मुश्किल के बाद आसानी। ये बात अब मुझे समझ में आई है। ऐसा नहीं है, हो सकता है मेरी उससे बहुत बड़े लड़ाइयाँ झगड़े हो जाएं। नहीं, उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए ना। हाँ, लेकिन देखें कि वो है ना, होप फॉर द बेस्ट एंड प्लान फॉर द वर्स्ट। तो इसलिए मैं वर्स्ट को ज्यादा सोचती हूँ। देखें वो लोग कहते हैं ना कि भाई देखो इसका तो पता है ना कि कैसा है, वो अगले का तो पता नहीं है कि कैसा है। बहुत सारे लोगों की जो थ्योरी होती है वो ये होती है कि दे चूज द अननोन ईवल। अच्छा, ताकि पता ना हो। मुझे कहते हैं कि यार चलो हमें नहीं पता इस चीज़ का, हो सकता है ये हमारे आने वाले हालात जो हैं वो हमारे आपके हालात से बेहतर हों, तो वो चूँकि हमें नहीं पता
तो वो ठीक है जी, उस तरफ चले जाते हैं। तो ये भी बहुत सारे लोगों की थ्योरी होती है बिल्कुल सही है जी। तो ये लेकिन ये वैसे बाकी बड़ी अच्छी मिसाइलें थी, और ये वो मिसाइलें हैं कि जो कि हमारी वाकई ज़िंदगी की मिसाइलें होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये तो था जी हमारा आज का प्रोग्राम का जो आगाज़। अब ज़रा हम बता देते हैं कि हमारे आज के प्रोग्राम में है क्या, क्या क्या चीज़ें हम करने वाले हैं। एक तो हमने जी आपको मिलवाना है एक बड़े ज़बरदस्त चैंपियन से, और ये वो चैंपियन है कि जो कि जो भी इस तरह के जो ताइक्वांडो बलूचिस्तान से ताल्लुक है नाज़रीन, ताइक्वांडो के ज़बरदस्त चैंपियन है, उनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे। उसके अलावा पेट्रोल के मामलात जो हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं, मतलब सुलझ से गए हैं कुछ नहीं, अभी काफी उलझे और कुछ सुलझे वाले मामलात पर हैं, क्योंकि हमारे जो मामलात हैं ये मजेदार है वैसे, काफी उलझे कुछ से सुलझे, कुछ सुलझे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं सुलझ पा रहे भाई, नहीं सुलझ पा रहे। वो अभी सुलझेंगे थोड़े आहिस्ता आहिस्ता, वो नेगोशिएशन होगी और फिर बैठेंगे और फिर बातचीत होगी। तो पेट्रोल के मामलात पर हमने बात करनी है, क्योंकि ज़ाहिर है अब जब जिन घरों में 7, 8, 10 गाड़ियाँ हों उनको पेट्रोल भरवाना कैसे आप मैनेज करती हैं भाई? आप अकेली ड्राइविंग करेंगी, आपके जो 8 गाड़ियों का फ्लीट आप कैसे लेकर जाती हैं? वैसे तो हम 8 गाड़ियों के फ्लीट में हर वक्त पेट्रोल की टंकियां फुल रखते हैं। हमें कल रात जो इस्लामाबाद के मनाजिर थे, मतलब हम तो नहीं गए भाई, ना कभी जिंदगी में कोई हड़ताल पेट्रोल की हुई हो, तो हम ऐसा नहीं हुआ कि हम पेट्रोल पंपों पे लगे। ये मुझे आज तक याद नहीं है। वो कौम जो है ना, जिसके पास वो पहली तारीख को इतने पैसे नहीं होते हैं कि जो सारी गाड़ियों में डलवा ले, वो बेचारे रोज के रोज डलवा लेते हैं ना। देखिए मैं तो ये कह रही हूँ कि हम तो ऑफिस कैसे जाएंगे, हम तो मूवमेंट आप अपनी लिमिटेड कर लें। मतलब जरूरी थोड़ी है कि आपने रोजाना दोस्तों से मिलने जाना है, गपशप लगानी है, वो पिंडी के आखिरी कोने तक हाथ लगा के वापस, मतलब आप अपनी मूवमेंट भी तो लिमिटेड कर लेना। अगर रिसोर्सेज आता हो ऑफिस और फिर वापस जाता हो तो उसको तो जरूरत होगी ना। बाइक वाला बेचारा रोजाना 100 रुपए का पेट्रोल डलवाता है। देखिए एक जमाना था हमारे घरों में हीटर लगे होते थे ना, तो तेज गैस आ रही होती थी, भक भक कर रहा होता था वो हीटर। अब वो जमाना है कि एक हीटर लगाते हैं तो भी गैस नहीं आती। तो अंदाजा लगा लें कि हमने कितना ज़िया किया है रिसोर्सेज का। और उन कमरों में भी हीटर चल रहे होते थे जिस कमरे में कोई बैठा नहीं होता था। तो ये जो हमने ज़मीन के साथ किया है, अब उसको ज़मीन हमारे पास वापस फेंक रही है हमारी तरफ। तो बेहतर ये है कि हम अपने लाइफस्टाइल को खुद चेंज कर लें, बजाय इसके कि फिर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं और हम हाथ पे हाथ झड़कते रह जाएं कि भाई ये क्या हो गया, पेट्रोल ख़त्म हो गया और गैस ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद जो गुजरावाला में कुछ अमवात की खबर आई है, और वो बड़ी एक अहम खबर है, वो ये कि पहलवान स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करने से उनका इंतकाल हो रहा है। और वो जो पहलवान थे उनमें उनकी तादाद बताई गई है गुजरावाला में 10 के करीब पहलवान इस साल उनका इंतकाल हो गया। अभी जो स्टेरॉइड्स हैं ये आपकी सेहत के लिए कितने ख़तरनाक होते हैं, इस मामले पर भी हम बात करेंगे। नस्ल टावर पर भी बात करेंगे, सियासत पर भी बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ों पर हमने बात करनी है हमारे प्रोग्राम में। वैसे आपको पता है बहुत कुछ होता है। हम आपको पहले मौसम की तरफ लेकर जाते हैं, फिर स्टोरीज की तरफ लेकर आते हैं। तो मौसम की सूरत हाल से आगाह करते हैं जी। लगाएं जी मौसम की स्लाइड। इस्लामाबाद कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर में कम से कम 11, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा 27 तक। उसके बाद कराची में कम से कम 17, ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर है पेशावर जहाँ कम से कम 9, ज़्यादा से ज़्यादा 26, और सबसे आखिर में कोयटा जहाँ कम से कम 1 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। हर जगह सूरज भी है और सर्दी भी है, यानी इसमें भी वही मिला जुला मामला नजर आ रहा है। कुछ सुलझता, कुछ उलझता, ज़्यादा सुलझता, जो भी सही इस तरह का मामला है ये। अच्छा जी, खबरों की तरफ आते हैं। खबरों की तरफ आते हैं। एक बहुत ज़बरदस्त खबर आपको देनी है नाजरीन। ये काम हमेशा होता है लेकिन इसके तदारुक के लिए कुछ नहीं होता। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि किस काम के होने की बात कर रही हूँ। एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है नॉर्थ रीजन की जानिब से रावलपिंडी में मंशियात तल्फ करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। और तकरीब में गैर मुल्की सफारती नुमाइंदे जो थे वो शामिल थे। फिर जजेस ने शिरकत की, आला सिविल फौजी हुकाम ने शिरकत की, टीवी आर्टिस्ट, ड्रामा आर्टिस्ट, इन सब लोगों ने शिरकत की। और वफाकी वजीर बराए सबने मनशियात जलते हुए देखी, वाह, उसको झुलसते हुए देखा। और जो दुनिया से मनशियात इसी तरह जलाकर खत्म कर देनी चाहिए। बिल्कुल। वफाकी वजीर बराए इंसदाद मंशियात ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह साहब जो हैं उन्होंने $1.3 बिलियन मालियत की 184 मेट्रिक टन मंशियात को नजर आतिश किया है। कितने अरबों में है ये गेम नाज़रीन, अरबों में ये गेम है। और पाकिस्तान खुद मंशियात नहीं बनाता, ये भी आपको बता दें। ये हम मंशियात नहीं बनाते बल्कि अफगानिस्तान से स्मगल होकर मंशियात पाकिस्तान आती हैं। और मैं जो कह रही थी कि जो काम करने वाला है वो ये है कि स्मगलिंग का तदारुक किया जाए, मंशियात का आना मुल्क में, और फिर उसके बाद जो है वो हम तलब कर देते हैं। और बहुत सी पकड़ी नहीं भी जाती। अफगानिस्तान में रूसी मुदाखलत के बाद जो है वो ट्रांजिट मुल्क होने के बायस पाकिस्तान इस लिहाज से मुतासिर होता है। और हुकूमत ने मंशियात की रोकथाम के लिए बहुत सारे ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं,
ड्रग पॉलिसी बनाई है, इसी पॉलिसी के तहत की गई कार्रवाइयों से पकड़ी गई मंशियात को आग लगाकर तल्फ कर दिया जाता है, लेकिन बात नहीं आती है कि स्मगलिंग को रोकें, अपने बॉर्डर्स को सेफ बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ज़बरदस्त। अच्छा जी, तो खैर ये तो मनशियात जलाने की तकरीब थी। और अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मनशियात हम जब पकड़ते हैं तो उसको बेच क्यों नहीं देते? भाई अब मनशियात बेचकर हम क्या पैसे कमाएंगे? ये भी तो अच्छी बात थोड़ी होती है कि आप जो है वो मतलब तो खुदा का खौफ करें भाई, कैसी बातें कर रहे हैं। छोड़ें, आपको मौसीकी की खबर देते हैं। मौसीकी की दुनिया का जो है वो ग्रैमी अवार्ड्स बड़ा मशहूर है। 64वें ग्रैमी अवार्ड्स की तकरीब होगी 31 जनवरी को लॉस एंजलिस में, और उसके लिए मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की नामजदगियों का ऐलान कर दिया गया है। और ग्रैमी अवार्ड, या जिसको ग्रामोफोन अवार्ड बेसिकली वो कहते हैं, अमेरिका के 4 बड़े म्यूज़िक अवार्ड्स में से एक है, और उनका आगाज़ हुआ था 4 मई 1959 को। ग्रैमी अवार्ड 2022 के लिए इस बार साल के बेहतरीन नए फ़नकारों की नामजदगी में पाकिस्तानी गुलकारा का नाम शामिल है। उरूज आफ्ताब उनका नाम है, और उरूज आफ्ताब का ताल्लुक है लाहौर से। 2005 में अमेरिका वो मुंतकिल हो गई थी, बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूज़िक जो है, वहाँ से वो म्यूज़िक प्रोडक्शन एंड जैज़ कॉम्पोजिशन में उन्होंने डिग्री हासिल की। और उरूज ये तस्लीम करती है कि वो अपनी ज़िंदगी में उर्दू शायरी से काफ़ी मुतासिर हैं, और अपनी मौसीकी को वो नेओ सूफ़ी सेमी पाकिस्तानी क्लासिकल का उन्होंने नाम दिया हुआ है। लंबा नाम है यार, ये तो याद ही नहीं रहेगा। वो जैसे वो सुन लें आप, न्यू लिबरल फिलोसफीज, न्यू सारे जो मामलात होते हैं उसको उन्होंने किया है। तो उरूज आफ्ताब का जो गाना था मोहब्बत, वो इसके लिए नामजद किया गया, और इस गाने को अमेरिका के जो साबिक सदर बराक ओबामा, उन्होंने भी अपनी समर प्लेलिस्ट में शामिल किया था। ये खबर भी शायद हमने बताई थी। और ग्रैमी अवार्ड के लिए नामजद होने के बाद उरूज आफ्ताब जो है वो बड़ा ट्रेंड कर रही है ट्विटर पे। हाँ, ट्रेंड कर रही है जी ट्विटर पे। जबरदस्त, गुड। बहुत मुबारक हो उरूज आपको और पाकिस्तानियों आपको भी। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताते हैं, मतलब पहले जब मैंने ये खबर सुनी तो इसके बारे में मेरे दिमाग में कुछ और चीज़ आई। पहले वो जो जुमला आया वो ये आया कि हाँ, दुनिया में तो तुम लोगों ने कर लिया है सारा धमाके धमूके, अब सियारों की तरफ चले गए हो धमाके करने। लेकिन फिर जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे बात की समझ आई कि अच्छा, ये बात जो है वो है क्या। वो ये है जी कि अमरीकी खलाई इदारा जो है नासा, उन्होंने कामयाबी के साथ एक हिफाजती मिशन डार्ट का आगाज़ कर दिया है, जिसका मकसद एक खलाई जहाज़ को खला में एक सैयारचे के साथ टकराना है, ताकि ये देखा जा सके कि ज़मीन की तरफ आने वाले जो सैयारचे हैं उनसे खलाई जहाज़ों को टकरा कर हम तबाही से बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते। ज़मीन की तरफ बहुत सारे सैयारचे बढ़ रहे होते हैं, और जो नेचुरली जो निज़ाम है वो ये है कि वो जो सैयारचे आ रहे होते हैं वो खुद अपना ट्रैक चेंज कर लेते हैं और ज़मीन से टकराते नहीं। कुछ छोटे ऐसे होते हैं कि जो कि ज़मीन पर गिरते हैं। तो अब कोई बड़ा आ रहा हो तो उसको कैसे रोका जाएगा, साइंसदान इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। उस पर उन्होंने ये बनाया कि जी हम एक खुदकुश सैयारचा और उससे कहेंगे जाओ उसको जाके फट जाओ, सुइसाइड। हाँ, तो खैर ये हुआ। जब मैंने इस खबर की हेडलाइन पढ़ी तो मैंने कहा शायद दुनिया में इन्होंने धमाके कर लिए सारे, पूरे हो गए दुनिया में धमाके, अब ये सैयारचे पर धमाके करने की अब इनकी प्लानिंग है। लेकिन फिर बाद में मुझे समझ आया कि मतलब क्या है। नासा ने 33 करोड़ डॉलर की लागत से इस सारे सिलसिले को जो है वो किया है, और स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए रोबोट खलाई जहाज को लॉस एंजलिस से तकरीबन, अगर मैं आपको बताऊं, 150 मील दूर वेंडनबर्ग फजाई अड्डे से मकामी पैसिफिक वक्त के मुताबिक रात 10:20 के आसपास रोजाना रवाना किया जाएगा, और जो शहाबिये से टकरा कर उसका रास्ता तब्दील कराएगा या उसको रोकेगा, वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देगा, कुछ इस किस्म का इनका प्लान है। तो अब ये देखते हैं कि कहां तक ये सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये एक तरह से अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर ही कहलाया जाएगा। ये तो चले पहली दफा शायद हो रहा है, ये काम कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन फिजा में जो हमने किया है ना, फिजाई आलूदगी, ये वाली आलूदगी नहीं जो कि हमारी जमीन पर है। हाँ, ना, ये तो एक अलग ही आलूदगी है, ओजोन तक पहुंच गई है, उसकी बात कर रहे हैं। ऊपर स्पेस जो है, स्पेस डेब्रिस जो मुख्तलिफ यूं कह लीजिए कि जो सैयारचे भेजे जाते हैं, उनका जो सारा सैटेलाइट्स का जो खला में जो कचरा जमा हुआ है, उसकी वजह से खला भी बर्बाद हो रही है। इंसान ने पहले दुनिया में कचरा किया और अब खला को कचरा से भर रहा है वो। अभी कुछ दिन पहले रशिया ने वहाँ पर जो है वो कचरे की कोई बड़ी कार्रवाई की है, सफाई नहीं की, कचरा फैलाया है। अच्छा, इंतहाई कचरा फैला दिया है। मैंने कहा शायद वहाँ पर भी कोई सफाई मुहिम का आगाज कर दिया। बस ये हम खला को भी बर्बाद कर रहे हैं। बहरहाल म्यूजिक की बात कर रहा था मैं, आप कहाँ मुझे खलाओं वलाओं में ले गए। आज तो इसका नाज़रीन म्यूजिक ही म्यूजिक, अक्सर मेरे ऊपर वो तारी होती है एक खास किस्म की कोई ट्यून, लेकिन आज तो मैं आपको खतरों से आगाह कर रहा हूँ, म्यूजिक सुनने से मौत भी हो सकती है जी, मत सुना करें। बहुत लाउड अगर जी बहुत लाउड अगर हो तो मत सुना करें प्लीज़, ऐसे आप अपने आप को ख़तरे में ना डालें। भारत में यह वाक़या पेश आया है, एक शादी में बजने वाले तेज़ म्यूज़िक, ढोल बाजे, आतिशबाजी की वजह से 63 मुर्गियाँ मर गईं। इसीलिए आपको मैंने कहा बता दूँ जी, 63 मुर्गियों की मौत हुई है, और इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि शादी में बजने वाला जो तेज़ म्यूज़िक वगैरह और जो आतिशबाजी की वजह से था, उसकी वजह से ये मुर्गियाँ मरी हैं। और पोल्ट्री फार्म के करीब से गुजरते हुए बारात थी, वो कानों को फाड़ देने वाला उसमें म्यूजिक बजाया जा रहा था, और मुर्गियों के मालिक ने बैंड वाले से कहा कि भाई म्यूजिक की आवाज़ कम करें, मुर्गियाँ डर रही हैं। उन्होंने एक ना सुनी, बल्कि वो दूल्हे के दोस्त जो थे उससे उल्टा लड़ने लग गए।
तो जानवरों के डॉक्टर ने तस्दीक की कि मुर्गियों की मौत जो हुई वो हार्ट अटैक से हुई है, जिसके बाद मुर्गियों के मालिक जो थे रंजीत कुमार, उन्होंने शादी के मुंतजमीन से हट जाने का मुतालबा कर दिया और ऐसा ना करने पर पुलिस को दरख्वास्त दे दी फिर उन्होंने। तो डॉक्टर्स ने यह कहा कि ये तेज़ म्यूज़िक से परिंदों में जो दिल की बीमारी का ख़तरा बढ़ जाता है, और मुर्गियों का निज़ाम ऐसा है कि म्यूज़िक से पैदा होने वाली जो आवाज़ जो होती है उससे उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक मुतासर हो जाती है उन साउंड वेव से। ये देखें, बड़ी अफसोसनाक खबर वैसे आपने वैसे दी है, मेरा तो दिल ही अजीब सा हो गया। अच्छा, अब कनेक्शन ज़रा आप सुनिएगा, ये मैं जरा सुनिएगा। नाज़रीन, कनेक्शन जोड़ना जो है ना वो ज़रा थोड़ा सा है कि देखें, आवाज़ से मौत, हाँ ठीक है, और हम जो क़यामत के बारे में पढ़ते हैं वो क्या है? सूर, आवाज़। हाँ, आवाज़, वो फिर आप सोचें कि उसकी क्या दहशत होगी। आवाज़ से मौत होनी है वो भी। और इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना दिखाया गया था, एक फिल्म है मार्स अटैक्स। मार्स अटैक्स बड़ी मज़ेदार फिल्म है, थोड़ी सी कॉमेडी टाइप की है। उसके अंदर एलियंस अटैक कर देते हैं मार्स से, ठीक है, और बड़े बड़े सुपरस्टार्स ने उस फिल्म में काम किया है। ये उसके अंदर उन एलियंस से बचने के लिए उनको किसी तरीके से मार नहीं सक रहे होते हैं, तो फिर ये आवाज़ वाला फिनोमेना अपनाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा आवाज़ में साउंड जो है वो लगाया जाता है, जिससे उनके जो है वो दिमाग फटना शुरू हो जाते हैं। तो मार्स अटैक्स अगर आपने नहीं देखी तो देखिएगा। बिल्कुल सही है, हम देखेंगे। और आखिर में नाज़रीन आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाएं, तैयारा जो है वो अंटार्कटिका में लैंड कर गया है। साइंस तैयारों सैयारों में फिर रही हैं आप, देखें मैं म्यूजिक में लगा दिया आपने। दरअसल मैं अब प्रोडक्टिव हो गई हूँ नाज़रीन, मैं निकल गई हूँ ये म्यूजिक और इससे मैं अब कुछ बड़ा सोच रही हूँ दुनिया में कि अगर किसी और ने नहीं किया तो फिर मैं कर जाऊं कम से कम कुछ। इसको कहते हैं सोबत का असर। ले लें आप क्रेडिट ले लें हर चीज़ का। हवाई जहाज़ बनाने वाली जो यूरोपीय कंपनी है नाज़रीन, एयरबस। मैं पूछने वाला था कि आजकल आप किन लोगों में उठ बैठ रही हैं, ये मैं तो ये पूछने वाला था, आपने दे दिया मुझे क्रेडिट, तो ठीक है। और क्या, मैंने दे दिया आपको क्रेडिट, ले लें। एयरबस नाज़रीन, एयरबस के तैयारे A340 ने दुनिया के 7वें बरे-आज़म अंटार्कटिका के बर्फीले रनवे पर लैंडिंग करके एक नई तारीख रकम कर दी है। ये आप देखें, एक्सक्लूसिव ज़बरदस्त मनाजिर हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। पुर्तगाल की एयरलाइन हाई फ्लाई की परवाज़ ने 2 नवंबर की सुबह जनूबी अफ्रीका के दारुल हुकूमत केप टाउन से उड़ान भरी थी, और ये परवाज़ जो है 5 घंटों में 2500 नॉटिकल माइल्स का सफ़र तय करके अंटार्कटिका पहुंची और बर्फीले रनवे पर ये लैंडिंग हुई है। पहली मरतबा हुई है जब इस किस्म का कहीं मौसम हो, वहाँ पर प्लेन्स लैंड नहीं करते क्योंकि वो फिसलन हो जाती है ज़मीन पर और मुख्तलिफ मसाइल होते हैं जिनकी वजह से वो रिस्क नहीं लेते। लेकिन ये जिसने भी किया है कमाल कर दिया भाई, बिल्कुल ज़बरदस्त। दिल चाह उठा मेरा दिल कि आप भी फिसलें। मैं उस फ्लाइट में हूँ, फ्लाइट में जाए, मैं always think big। फिसलना भी एक आर्ट की चीज है भाई। फिसलू नहीं होता था बचपन में, हम करते थे, फिसलू होता था। और उससे बड़ी एक और शर्मिंदगी की बात ये होती थी जब आप किसी के सामने गिर जाएं। नाज़रीन पता नहीं एक अजीब सी कैफियत हो जाती है। ना गिरे, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, जबरदस्त काम किया है और तारीख रकम कर दी है जी। जहाज के अमले ने अंटार्कटिका में 3.5 घंटे गुजारे और थोड़ी देर वहां पर उन्होंने स्टे किया, फिर जाहिर है वापसी की फ्लाइट। चलो भाई वापसी का सफर पकड़ो, अब सर्दी लग रही है, बहुत हो गया। नाज़रीन आप भी जो है वो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत हो गया जरा खबरों का जो हमने आपको मुद्दा सुनाना था वो बहुत हो गया। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। बात तो कुछ करना चाहेंगे आज हम पार्लियामान के रोल के हवाले से कि बहुत सी ऐसी लेजिस्लेशंस होती हैं जो कि बहुत हाइप्ड हो जाती हैं, जिन पर बहुत बात होती है, मीडिया भी उनको बड़ा उठाता है, लेकिन उसके अलावा बैकग्राउंड में कुछ ऐसी लेजिस्लेशंस भी हो रही होती हैं, ऐसी कानून साजी भी हो रही होती है जो हमारे लिए बतौर मुआशरा बहुत अहमियत की हामिल है, लेकिन हम उन पर बात बहुत कम करते हैं। जिस तरह से मिसाल के तौर पर उसमें सबसे बड़ी जो एक अहम लेजिस्लेशन जो अभी पिछले दिनों हुई है वो है कॉर्पोरल पनिशमेंट के हवाले से, यानी कि बच्चों पर जो तशद्दुद किया जाता है स्कूलों में, इदारों में, मुख्तलिफ जगहों पर, उसके हवाले से एक अहम कानून साजी हुई है। इसके अलावा एक और बिल है साइबर क्राइम बिल, जिसमें कि बच्चों के हवाले से शिकों का जो है वो ऐड की गई हैं, मुख्तलिफ क्लॉजेज ऐड किए गए हैं। हालांकि पीका एक्ट मौजूद था पहले, लेकिन उसमें मजीद अमेंडमेंट की गई है। अब इस पर मीडिया ने कोई बात नहीं की। और मीडिया का मसला यही है ना कि वो जो रेगुलर सियासत होती है उसके ऊपर इतना काम कर रहा होता है, इतना उसके अंदर पड़ा हुआ होता है कि वो काम से मतलब उसको काम कर रहा है, उसको काम ही कहते हैं हम लोग ना, तो वो काम कर रहा होता है तो बस वो फिर बाकी चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं देते। तो इसीलिए हमने सोचा कि आज इस पर बात की जाए। महनाज अकबर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक है, MNA है, और इन्होंने इन बेस में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? जी वेरी गुड, और थैंक यू सो मच आपके शो में बुलाने का। बहुत पॉपुलर शो है आपका। हम तो कोशिश करते हैं कि आप लोग आते रहें।
और हमारे शो की रौनक बढ़ाते रहें, क्योंकि हमारी पॉपुलैरिटी जो है वो आप लोगों की वजह से होती है, जो मेहमान होते हैं उनकी वजह से बुनियाद होती है। और मैं आपका पेशगी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप आज ऐसे सब्जेक्ट्स लेके आ रहे हैं जो आजकल के सियासी माहौल में और ख़ासतौर पे मीडिया रेटिंग के हवाले से जो माहौल चल रहा है ओवरशैडो होते हैं। तो ये सब इन बिल्स पर हम आते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें कि ये जो इस वक्त की जो वर्किंग रिलेशनशिप है आप लोगों की और हुकूमतों की, क्योंकि जो बुनियादी काम होता है हुकूमत का वो होता है कवानीन बनाना, पार्लियामेंट में कवानीन बनना और फिर उन कवानीन को इम्प्लीमेंट करवाना अपनी मशीनरी के ज़रिए। तो ये जो रिलेशनशिप चल रही है वो इस वक्त किस नहज पर है? देखिए, जो रिलेशनशिप चल रही है वो तो आपके सामने जो एक जॉइंट सेशन हुआ है 17 तारीख को जी। और उसमें जो ऑर्डिनेंसेस और बिल्स बुलडोज हुए हैं और ख़ास तौर पे वो ईवीएम वाला, हम कह रहे थे बिलडोज हुए सारे, बिल इतने सारे थे कि बिलडोज, दैट्स अ वेरी गुड टर्मिनोलॉजी, बिलडोज हुए। वो देखिए वो निहायत अफसोसनाक है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिशियन होने के नाते मैं आपको बताती हूँ कि हम आते हैं वोट लेके, और वोट तो मैं चैलेंज करती हूँ लोगों को, ये जो टेक्नोक्रेट्स हैं और ये सारे के सारे लोग जो हैं, कि आप ज़रा दो वोट तो लेके दिखाएं, काउंसलर तो बन के दिखाएं आप कहीं पर जाकर, आप जो इतने बड़े बड़े एडवाइज़र लग जाते हैं। अभी तो सेनेटर आ रहे हैं जी, तो वो तो उसमें ये है कि लीगली तो खैर गुंजाइश है, क्या करें भाई। हाँ चले, ठीक है, वो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो वोट होता है वो जब आप लेके आते हैं तो आपने अपनी आवाम की अक्कासी करनी है, आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की अक्कासी करनी है, इसलिए हम पार्लियामेंट में बैठे हैं और उनके मसाइल सुनने हैं और हल करने हैं ना। अब हम तो जब ये बिलडोज्ड होते हैं या बुलडोज होते हैं ये बिल्स, तो हम तो उनकी जो ट्रू सेंस ऑफ डेमोक्रेसी है उसको हम ख़त्म कर रहे हैं ना। हम तो इतने के हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। और इस दफ़ा तो मैं समझती हूँ कि जो जॉइंट सेशन का इजलास हुआ उसमें ऑपोजिशन ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। मतलब ये कि हमारी तो PMLN की वैसे ऑपोजिशन थी नहीं, गायब ही हो गई, उनको पता ही नहीं था वो जो बिल सेनेट से पास करा लिए इन्होंने नैब के और तरमीम। नहीं देखिए, ऑपोजिशन को सब पता होता है ना, मगर देखिए आप हथकंडे भी बहुत हो सकते हैं ये जब करने होते हैं। पहली बात तो देखिए ना, मैं ये लड़ाई ऑपोजिशन की और हुकूमत की तो है, मगर ये लड़ाई जो है ना असल में हक और बातिल की है, राइट एंड रॉन्ग की है। व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग टू द कंट्री की है, व्हाट आर योर इंटेंशंस, आपकी नीयत क्या है, आप करने क्या चले हैं। मतलब ये है कि देखिए ये ईवीएम का जो ईवल इसको मशीन कह रहे हैं हमारे शहबाज शरीफ साहब, हाँ ईवल विशियस मशीन कह रहे हैं, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि देखें इसमें तो हमारी तो ये तो दुनिया में कहीं पर कामयाब है ही नहीं ना। और पाकिस्तान वो तो खैर बहुत से इस पे प्रोग्राम्स हो चुके हैं और सब कुछ हो चुका है, सारे बड़े लोग खुश हैं दुनिया में, बहुत सारे पाकिस्तानी कि भाई अच्छा हुआ जी इलेक्ट्रॉनिक होगा तो ज़रा शफ़ाफ़ियत आ जाएगी। ओवरसीज़ वाले कह रहे हैं हमें भी वोट डालने का हक, पैसे देने का हक तो था हमारा। नहीं मगर मेरी बात सुने ना, वो एक ये टिकटॉक में चलता है कि वो जी एक फूफी जिनका इंतकाल हुआ है तो वो हर इलेक्शन में वो जिंदा हो जाती हैं अपने वोट के जरिए। वो तो जो हमेशा हुआ है। नहीं तो वो जो मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं गया मेरा वोट डला हुआ था भाई। तो वो जो बाहर बैठे हुए हैं ना वो इस खुशफहमी में ना रहे उनके वोट डल जाएंगे। अच्छा तो फिर सिस्टम भी तो सही हो ही नहीं सकता। तो अभी तक भी तो डल जाते होंगे वैसे, अभी तक नहीं मगर मैं देखिए वो तो उनके पास प्रोविजंस वगैरह हैं, मगर इसमें आपका प्रोग्राम इतना हल्का फुल्का होता है तो हंस बोल के बात हो जाती है। मगर बात ये है कि अगर इंटेंशन ठीक थी, अगर नीयत ठीक थी तो आप इसको टेबल करें ना पहले सारी पार्टियों के सामने, आप पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिबेट करें। पार्लियामेंट इज ऑल अबाउट डिबेट एंड एग्रीमेंट ऑफ ऑल द पार्टीज। व्हाई डिडंट यू डू दैट? अगर आपकी नीयत ठीक थी तो आप ये करें, तो पता था ना कि फायदा कुछ नहीं होना। तो मैं सिर्फ यही कह रही हूँ, फायदा तो इवेंचुअली भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारी आवाम, मैं आपको बताती हूँ कि हमारी आवाम में और ख़ास तौर पे हमारे जो यंगर लॉट है जो पिछले इलेक्शन साइकिल में मेरा ख्याल है फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, वो काफ़ी बाशऊर हैं, काफ़ी बाशऊर हैं। और देखें और जो सख्तियां आ रही हैं ना मुल्क के ऊपर, इन्फ्लेशन है, अभी IMF ने पूछ लिया है कि जी कोविड के जो पैसे आपको दिए थे वो कहाँ गए, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। कोविड के लिए उन्होंने बहुत से अलाउंसेस दिए थे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में दिए थे, वो पैसे पता ही नहीं है कहाँ चले गए। सबको वैक्सीन लगी, सब कुछ हुआ, कहाँ लगे, उसमें से आपको लगी वैक्सीन? नहीं मुझे तो लगी, मगर वो मुझे चाइना ने जो भेजी थी वो लगी, फ्री में जो भेजी थी। नहीं लेकिन ये वो वाले पैसे नहीं थे, IMF के वो वाले पैसे नहीं थे, कोविड फाइनेंसिंग के पैसे नहीं थे। देखिए ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात हो रही है, दे बीन वाइप्ड ऑफ।
Where did they go? ठीक है, अब ये इतनी सारी बातें ना मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं बैठ जाऊँ ये सारी बातें देखने के लिए तो जो मेरा एक्चुअल फील्ड है, क्योंकि मैं एजुकेशन से हूँ, हाँ कानून साजी से है, और आजकल वो जो सारा चल रहा है वीडियो लीक्स वगैरह चल रहा है, विच इज़ अगेन वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। तो फिर अगर मैं इन चीज़ों में पड़ जाऊँ, मतलब मैं मेरा जो तर्ज है, अगर मैं इन चीज़ों में पड़ जाऊँ तो फिर जो काम है ना, फिर ये दिस इज़ वेस्टेड टाइम, ये दिस इज़ द राइट स्ट्रेटजी। हाँ जी बिल्कुल। तो हम उसी पर आते हैं ना, कॉर्पोरल पनिशमेंट वाला जो बिल था, क्या उसके खदोखाल हैं और उसके इम्प्लीमेंट होने से अब क्या बेहतरी होगी? देखिए अवैस, जैसे कि और भी मसले मसाइल पाकिस्तान में बहुत से हैं, अच्छाइयाँ भी बहुत हैं पाकिस्तान में। जब मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी शकरगढ़ और ज़फ़रवाल को देखती हूँ तो मुझे अच्छाई नज़र आती है। बहुत एजुकेशन लेवल है और बहुत ख़वातीन बड़ी मुतहर्रिक हैं और बड़ा पॉजिटिव है, मतलब यह कि जुस्तजू है आगे बढ़ने की ना। मगर जब मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ और हमारे सोचने वाले और बाशऊर लोग जो अपने इर्द गिर्द देखते हैं, वो ये देखते हैं कि तशद्दुद, चाहे वो ख़वातीन के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो बच्चों के ख़िलाफ़ हो, और ये जो रेप एंड किलिंग्स वगैरह है, ये सब कुछ बढ़ रहा है ना, और ये शुरू पावर रिलेशन से होता है और ये जाता सारा तशद्दुद के ऊपर है। अच्छा, स्कूलों में चाहे वो हाई एंड प्राइवेट स्कूल्स हों, चाहे वो ये गली मोहल्ले के स्कूल्स हों, मदारिस हों, थप्पड़ हर जगह है। अच्छा, अब इसमें आपको मैं बताती हूँ कि जो बच्चे होते हैं, जो उनकी जहनी नशोनुमा होती है ना, बचपन में ज़्यादा हो रही होती है, और मतलब वो एक ब्रेन डेवलपमेंट का अंसर होता है, तो उसमें जब खौफ, मार धाड़, उससे हम लोग तो कहते हैं ना कि बच्चों की स्टंटिंग हो गई जी। वो स्टंटिंग सिर्फ ये नहीं है कि खुराक, आपकी जो रूहानी खुराक है ना, जो आपके जहन से मुंसलिक है, वो आप ख़त्म कर रहे हैं ना बच्चों के साथ। डैमेज है। तो मैंने 25 साल एजुकेशन में काम किया, तो उसमें बहुत बड़ा इदारा चिल्ड्रंस ग्लोबल नेटवर्क में चला रही थी। तो उसमें यह था कि एक चीज़ जो बड़ी मिसिंग थी वो ये थी कि कॉर्पोरल पनिशमेंट का लॉ नहीं था। तो ये मेरे एजेंडा पे था जब मैंने पार्लियामेंट ज्वाइन किया कि ये कॉर्पोरल पनिशमेंट का लॉ लाना है। और इसमें यह है कि बंदिश है ना, इसमें एक लॉ आ गया, एक एक्ट आ गया, एक रूल्स ऑफ बिजनेस आ गया, और इसमें ये बड़ी मल्टी फैसेटेड है। वर्किंग प्लेस में, स्कूलों में, मदारिस में, और ऑर्फनेजेस में, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में, कि आप बच्चों को मारे, कान भी नहीं खींच सकते ना। अच्छा। सही है। थप्पड़ नहीं मार सकते उनके ऊपर, उनके मुंह में जैसे होता है ना, गाली दी तो मुंह में मिर्च डाल, मतलब तरीके हैं बच्चों को। देखें, हमारा एक्चुअली जो मैं आपको बताती हूँ ना कि पाकिस्तान में क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इतना हाई है, बच्चों की वैल्यू ही नहीं है। और देखिए, हमने और आपने तो अपने बच्चों को प्राइवेटाइज किया हुआ है ना, उनको एक बबल में हम रखते हैं, मगर जो बच्चा जिसकी सरपरस्ती स्टेट को करनी चाहिए, रियासत को करनी चाहिए, वो मतलब वो छत के बगैर पड़ा हुआ है, मतलब उन्हीं के खिलाफ ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं ना। तो ये एक बहुत हिस्टोरिक चीज़ है। और इसमें मैं एक और बात भी करना चाहूँगी शिफा और अवैस आपके साथ में, कि जो बिल होता है ना, वो एक इंडिविजुअल नहीं लेके आता। बिल तो जमा कराता इंडिविजुअल है ना, और फिर उसमें जब लॉबीज़ होती हैं और सारा कुछ होता है, तो इसमें मैं यहाँ पर बहुत तारीफ़ करना चाहूँगी। ये बाई पार्टीजन बिल था, मतलब मेरा था तो प्राइवेट मेंबर्स बिल, मगर यह कि सपोर्ट सब पार्टीज़ ने किया, स्पीकर ने सपोर्ट किया, मेरी अपनी पार्टी ने बहुत सपोर्ट किया, मरियम नवाज़ शरीफ ने बहुत सपोर्ट किया इसको, और शहबाज शरीफ तो आपको पता है कि काम करते हैं एजुकेशन में पंजाब में बहुत ज़्यादा। तो हम लोगों को पता था कि इस बिल की क्या अहमियत है। और इसके अलावा जो है ना, ये शहजाद रॉय ने इनेबलिंग एनवायरनमेंट, इसके देखिए ना, इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनती है ना, एक नैरेटिव बनता है। इस बिल में मैं क्योंकि सज़ाओं की तरफ ज़रा फौरन पहुंच जाता हूँ ना कि भाई लाहौर में बताओ भाई सज़ा क्या होगी अब अगर कोई ये करेगा, तो मैकेनिज्म क्या होगा? जी कि अगर कहीं पर कोई चीज़ रिपोर्ट होती है। अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ था लाहौर में, उससे पहले भी हुआ था कि बच्चों को इतना मारा गया कि वो उनकी डेथ ही हो गई। नहीं देखिए, ये तो अक्सर हो रहा है ना। फिर आपको एक वाक़या याद होगा, मुझे तो वो स्कूल का वैसे नाम भी नहीं लूँगी, लेकिन मुझे याद भी नहीं है, एक बच्चा जो कि अराउंड 15 ईयर्स ऑफ एज था, जिसको उसके प्रोफेसर ने सर दीवार के साथ मार दिया था ना, तो उस तरह की चीज़। मगर अभी मैं आपको बताती हूँ, अच्छा सज़ा जो है ना, इसमें हमने देखिए बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप सज़ा तो बहुत बड़ी रख देते हैं, ठीक है ना, मगर होता ये कि वो सज़ा मिलती नहीं है। अभी जैसे रेप हमारे केसेस वगैरह जो हैं, वो कन्विक्शन ही नहीं होती, 2% कन्विक्शन रेट है, मतलब ये कि तो उसमें कन्विक्शन नहीं होती। तो उसमें हमने जो सज़ा रखी है ना, वो ये है कि आप इनको नौकरी से निकाल देंगे, आप इनके ऊपर एक जुर्माना करेंगे, जो बहुत बड़ा जुर्माना नहीं है। अच्छा, इसमें यह है कि आप देखिए, एक बंदे के ख़िलाफ़ आप चले जाते हैं ना, आप
जिसको कहते हैं बेइज्जती जी, बेइज्जती का अमल जो है ना, हमने उस तरफ भी आना है। हम सजा बहुत कड़ी रख देते हैं, मगर मैं दूसरी तरफ जो पीका बिल की बात करूंगी उसमें हमने सजा बहुत ज़्यादा रखी। अच्छा, तो इसमें यह है कि ये हमने सजाएं जो हैं वो यही है कि नौकरी से निकाल देंगे, डिमोट कर देंगे, बेइज्जती का होगा। और इसमें फिर ये कि मैजिस्ट्रेट इन्वॉल्व है और ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। और मेरा ख्याल में इसमें दो अभी जब रूल्स, तो जो एजुकेशन है वो तो क्योंकि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो क्या ये नहीं, ये बिल आईसीटी के लिए, ठीक है, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिए। तो इसमें देखें दो आंसर हैं इस बिल में, एक ह्यूमन राइट्स का आंसर है और एक एजुकेशन का आंसर है। क्योंकि जो हमारे ऑर्फनेजेस या जुवेनाइल जस्टिस और मतलब, तो इसमें ये मल्टी प्रोंग बनेगा। अभी हमने बनाना शुरू करने इसके रूल्स ऑफ बिजनेस, तो ये मल्टी प्रोंग बनेगा। मगर मैं इसमें बच्चों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि ये बात, लेकिन बच्चों ने भी फिर बड़ा तमीज से रहना है। देखिए अच्छा, वो बच्चों में तमीज तो फिर पेरेंट्स से आती है ना कि उन्होंने उनमें नहीं, और बच्चों ने तमीज से ये रहना है कि वरना आपके खिलाफ ना हम बिल ले आए कि भाई ये ना हो ना, छलांग लगा दी बच्चे ने जिसने क्लास में, तो वो शुरू में जब ये बिल आया तो शुरू में बहुत कंसर्न्स थी लोगों की और सही थी। उसका बाप आ जाता है गार्ड्स लेके अपने, ये भी होता है। ये बड़े देखें थोड़े से केसेस हैं, ज्यादा केसेस में तो बच्चे ही मार खा रहे होते हैं ना हमारे। ये भी है जो अब मतलब इस बहुत से मैंने देखे ना यहाँ पर बच्चों के ऊपर बहुत तशद्दुद। ये बिल जो होता है ना, एक आपका एक्ट, आपका बिल, आपका रूल्स ऑफ बिजनेस जब होगा तो बच्चों को भी पता होगा। अच्छा, अब हमने ये करना है, देखें ये मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे टीवी प्रोग्राम पे बुलाया। हमने ये करना है कि हमने लोगों को आगाही देनी है इसकी कि असल बात यह है कि जो माशरे में तशद्दुद आ रहा है वो तशद्दुद जो है वो ज़्यादातर तो स्कूलों में से और ये जो इंस्टीट्यूशंस है, बच्चों के इंस्टीट्यूशंस है, उसमें से आ रहा है। ये हम ना, ये एक कड़ी है, ये नहीं है कि जी ये एक बिल जो है ये स्टैंड अलोन बिल है और ये लॉ जो है ये स्टैंड अलोन बिल है, क्योंकि हम सब खिलाफ हैं तशद्दुद के। सही है, हमने तशद्दुद से निजात दिलानी है बच्चों को। अच्छा, फाइनली हम उस पर आना चाहेंगे जी, जो साइबर क्राइम एक्ट, उसमें क्या तरमीम हुई है, क्योंकि वो तो मौजूद था पहले। अच्छा, देखिए उसका प्रोसेस मैं आपको बताऊं बड़ा खूबसूरत था। वो असल में ये था कि वफाकी मुहतसिब जो यहाँ पर हैं उन्होंने एक प्रोसेस शुरू किया टू रिव्यू द पीका लॉज। अच्छा, पीका लॉज में ये देखा गया कि जो बच्चों की हरेसमेंट के हवाले से ना कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई और उसके बाद ये था कि उन्होंने इस बिल पे काम करना शुरू किया। तो ये काम जो इस बिल के ऊपर हुआ है एक्सटेंसिव 1 ईयर, और इन्होंने पुलिस भी बुलाई, मतलब जो हमारी कंसल्टेशंस होती थी उसमें पुलिस भी आती थी, FIA भी आती थी और सारे रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द ऑल द प्रोविंसेस और गिलगित बल्तिस्तान और AJK भी आते थे। तो वो बड़ा खूबसूरत हुआ एंड देन इट कल्मिनेटेड इनटू दिस। सही है। तो और ये है कि और इसको मैंने जब इसको मूव किया तो इट वाज बाईपार्टिजन। उसमें PTI भी है, उसमें PMLN भी है, उसमें PML पीपल्स पार्टी भी है। और ये है सबसे कि बड़ी जो चेंज आई है पिछले और अब के मुकाबले में वो क्या है? नहीं, अभी तो ये बिल प्रोसेस में ना, लेकिन उसमें ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, उसमें ये है कि जो बच्चों के हरेसमेंट होती है ना, और जो हरेसमेंट करता है तरीके से होती है ना, 2-3 उसमें शिकें, उसमें यह कि हमने फाइनेंशियल ना बहुत बड़े उनके ऊपर पेनल्टीज डाल दी हैं, बहुत बड़ी पेनल्टीज डाल दी हैं। उनको हर्ट करेंगी या उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा या इस तरह से हो जाएगा ना, वो बहुत ज़्यादा। मगर उसमें देखें जो सारी डिलिब्रेशन हो रही थी उसमें मुझे बड़ा अफसोस हुआ। देखें एक तरफ तो ये कि मीडिया इतनी बातें, वो जो हम पहले सियासी बातें कर रहे थे, दूसरी तरफ जहाँ हमारी इंस्टीट्यूशंस की बात आती है ना, जब हमने FIA को देखा, जब हमने पुलिस को देखा, कैपेसिटी नहीं है, बजट नहीं है। इतने अच्छे पुलिस ऑफिसर्स, इतनी वेल इंटेंशनड FIA, मगर ये कि रिसोर्सेज नहीं है ना, ये सब करने के लिए ना। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप रिसोर्स देंगे तो ही वो फिर कवानीन को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। आजकल तो नया चला हुआ है, आप पुलिस के पास जाएंगे, भाई मेरा ये मसला है, वो कहेंगे FIR तुम लिख के ले आओ, हम इधर दर्ज कर देंगे। अब वो FIR लिखना भी पुलिस के हाथ से निकल गई है, क्योंकि उनको FIR लिखनी आती नहीं है। तो एक आम आदमी जो सड़क से उठ के जाएगा, भाई मेरी गाड़ी को किसी ने मार दिया, मैं आया हूँ, तो उसको कानून पढ़ना पड़ेगा पहले, वो डिग्रियां लेगा LLB LLM की, और फिर जाके FIA या पुलिस के पास अपनी FIR दर्ज कराएगा। सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए इस तरह की काविशें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, कि जैसे कि आप कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि इससे जो है बहुत सारी बेहतरियाँ आनी है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका, मैंने आपने, और उम्मीद ये है कि आइंदा भी आपसे जो है वो हम इस सोफे पर मुलाकात करेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। थैंक यू जी। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। ईरान में होने वाले 2 इंटरनेशनल ताइक्वांडो इवेंट्स में 2 मेडल्स जीते और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंटरनेशनल ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2021 में 1 मेडल जीता और ये मेडल्स जीतने वाले हैं जी हारून खान तरीन साहब, जो कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और ताइक्वांडो जो है वो इनकी ज़िंदगी है। इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब। वालेकुम सलाम। हारून साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो ये ईरान में जो आपने मेडल्स जीते और यहाँ पर पाकिस्तान में मेडल्स जीते। ये बताइए कि ताइक्वांडो की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। और ताइक्वांडो में 2013 से खेल रहा हूँ। सबसे पहले ये मूवीज़ देखते थे, ब्रूसली, जैकी चैन, इसके तो इस तरह से स्कूल में स्टार्ट किया था 2013 में जी। और उसके बाद कहाँ कहाँ कौन कौन से मुकाबलों में आप हिस्सा ले चुके हैं और जहाँ पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं? जी, सबसे पहले 2013 में स्टार्ट किया था, फिर नेशनल लेवल 2015 में खेला हूँ, जो 2015 से लेकर 2021 तक मैं चैम्पियन रहा हूँ पाकिस्तान का। और इसी दरमियान में मैं इंटरनेशनल काफ़ी इवेंट्स खेल चुका हूँ, बड़े बड़े इवेंट्स खेल चुका हूँ। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेरी 5th पोजीशन है पाकिस्तान की तरफ से। और साउथ एशियन चैम्पियन हूँ मैं 2019 में हुई थी, जिसमें मैंने इंडिया को बीट किया था फाइनल में। अभी ईरान में 2 इवेंट हुए थे, मैं 2 सिल्वर जीते थे पाकिस्तान के लिए। और अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान ओपन चैम्पियनशिप हुआ था, यहाँ पे मैंने ईरान को बीट किया था फाइनल में और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो अपना जो हिंदुस्तान वाला मुकाबला था जिसमें आपने फाइनल में भारतीय जो खिलाड़ी था उसको शिकस्त दी थी, उस मुकाबले के बारे में ज़रा बताएं। पहले जाने से पहले मुकाबले में क्या एहसासात थे और फिर जब उसको हरा दिया तो क्या सोचा आपने? जी, मैं 10 दिन पहले कोरिया कैंप चला गया था। कोरियन टीम के साथ मैंने ट्रेनिंग की थी 10 दिन पहले। और मैं पाकिस्तान टीम कैप्टन हूँ, नेशनल ताइक्वांडो टीम कैप्टन हूँ। जब मैं नेपाल पे गया तो वहाँ पे मेरी फाइनल फाइट इंडिया के साथ थी, तो काफ़ी प्रेशर था टीम की तरफ से कि टीम कैप्टन हूँ मैं और पाकिस्तान का नाम था यहाँ पे। फिर पाकिस्तान और इंडिया का जब मुकाबला आ जाता है तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होती है, तो वो प्रेशर था। फिर जो हमारे कर्नल वसीम साहब पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन के प्रेसिडेंट है, तो उसने मुझे समझाया कि प्रेशर नहीं लेना है, कि फ़ाइट आपकी है, हिम्मत से लड़ना है। तो फिर अल्लाह का नाम लेकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। क्या बात है। तो अब जो पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन है वो कैसा काम कर रही है और हुकूमत को और क्या करना चाहिए ताकि इस फील्ड में हमारे पास और आप जैसे चैंपियंस पैदा हों? जी, पाकिस्तान हुकूमत से तो बिल्कुल वो कोई सपोर्ट नहीं कर रही है मार्शल आर्ट्स को। सिर्फ ताइक्वांडो नहीं, किसी भी मार्शल आर्ट्स गेम को कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। जो सपोर्ट कर रहे हैं वो सिर्फ क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। और हमें सपोर्ट करने वाले हमारे पाकिस्तान ताइक्वांडो प्रेसिडेंट कर्नल वसीम साहब और हमारे स्पॉन्सरशिप उमर सईद साहब, जो पाकिस्तान साउथ एशियन पाकिस्तान ताइक्वांडो के प्रेसिडेंट है, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल सही। ये जो आपने बात की है ना कि ये हुकूमत की तरफ से सपोर्ट नहीं है, इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए ज़रा हुकूमत को। आगे आपका क्या इरादा है, किसके लिए तैयारी कर रहे हैं, किस मुकाबले के लिए? जी, मेरा इरादा तो था 2020 ओलंपिक खेलने का। मैं क्वालिफिकेशन राउंड में भी गया था और मैं सेमीफाइनल लूज़ कर गया था थाईलैंड से, 2-3 पॉइंटों से लूज़ कर गया था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट यही गोल है, इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए ओलंपिक का मेडल लाना। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हारून खान तरीन हमारे साथ मौजूद थे नाजरीन। और ये देख लें, ऐसे जवान पाकिस्तान में मौजूद हैं, बस थोड़ी सी पजीराई, थोड़ी सी तवज्जो की जो ज़रूरत है इनको। उसके बाद आप देखें क्या वंडर्स ये दिखाते हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे।
वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद कराची का रुख करते हैं, जहां पर नस्ला टावर को गिराने का जो काम है वो शुरू हो चुका है और इस वक्त नस्ला टावर को गिराने का जो अमल है वो जारी है। हमारे नुमाइंदे साजिद अवान साहब इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया साजिद साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त वहाँ पर ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है और क्या बता सकते हैं आप हमें? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद और कल जो गुज़िश्ता रोज़ समाअत थी उसमें बरहमी का इजहार करते हुए उन्होंने फौरी तौर पर नस्ला टावर को गिराने का हुक्म दिया है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ दोपहर के वक्त 2 बजे से ये ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें 2 हैवी मशीनरीज को जो है वो यहाँ पर लाया गया और उसके साथ यहाँ पर जो दुकानें हैं उन्हें सबसे पहले तोड़ा गया। उसके बाद जो है इसके स्ट्रक्चर को अब कमज़ोर बनाया जा रहा है। मेरे कैमरा पर्सन आमिर अभी आपको दिखाएंगे कि ये नीचे जो हैं बहुत से शोरूम्स और दुकानें बनाई गई थी जिन्हें तोड़ दिया गया है। उनकी दीवारें जो है मरकज़ी जो दीवारें थी, फ्रंट की दुकानें जो दीवारें थी वो तोड़ दी गई हैं, शटर्स तोड़ दी गए हैं। इसी तरह पार्किंग का पहला और दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल पर जो है वो इस वक्त तोड़ फोड़ का काम जारी है, लेकिन हैवी मशीनरी ऊपर नहीं जा सकती, जिसकी वजह से इस वक्त मैनुअली काम किया जा रहा है। लेबर लगाई गई है यहाँ पर, तकरीबन 100 के करीब लेबर है जो कि इस वक्त काम कर रही है और दीवारें जो हैं वो इस वक्त तोड़ी जा रही हैं। इसके साथ साथ ये भी बताया चलें कि इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। 15 मंजिला ये इमारत है जिसमें 4 फ्लोर जो हैं वो पार्किंग के हैं। इसके अलावा दीगर जो फ्लोर्स हैं उस पर 44 जो फ्लैट्स थे वो यहाँ पर बनाए गए थे, जहाँ पर 44 ख़ानदान आबाद थे जिन्हें खाली करवा दिया गया है, सामान निकाल दिया गया है। अब यहाँ पर जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है उसे तोड़ने के लिए काम को तेज़ कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ कमिश्नर कराची जो हैं वो यहाँ पर आए थे और उनके साथ डिप्टी कमिश्नर ईस्ट जो है वो उनके साथ थे और इस वक्त भी डिप्टी कमिश्नर ईस्ट की निगरानी में ये ऑपरेशन जारी है। इस सड़क को जो कि शाहराह फैसल से जाती है तारिक रोड की जानिब, इसे भी बंद कर दिया गया है ताकि जो मलबा ऊपर से नीचे गिर रहा है उससे किसी किस्म का कोई जानी या माली नुकसान ना हो। इस वक्त जो है ये ऑपरेशन तेज़ी के साथ जारी है। फ्लैट्स की जो दीवारें हैं वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता गिराना शुरू कर दी गई हैं। ये काम जो है ऊपर से नीचे की तरफ नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की जानिब जो है वो स्टार्ट किया गया है। सबसे पहले ग्राउंड से इसकी जो तोड़ फोड़ है वो शुरू की गई है और अब आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाई स्टेप जो है वो फ्लोर वाइज जा रहे हैं। जी, ये कितने फ्लोर्स की इमारत है और इसको गिराने में कुल कितना वक्त लगेगा, कुछ इस बारे में बता सकेंगे? जी अवेश, ये 11 फ्लोर पर जो है इसके फ्लैट्स 44 फ्लैट्स हैं, जबकि 4 फ्लोर जो है वो पार्किंग के लिए मुख्तस किए गए थे। 4 फ्लोर पर पार्किंग है और इसके अलावा 11 फ्लोर जो हैं वो फ्लैट्स हैं जिसमें 44 मजमूई तौर पर फ्लैट हैं जिन्हें इस वक्त जो है वो तोड़ा जा रहा है। ये इमारत का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। 1157 गज़ ज़मीन थी जिस पर ये प्लाज़ा बनाया गया था, जिसमें 757 जो गज़ है वो जो नक्शे हैं उसमें गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये बिल्डर का अपनी प्रॉपर्टी थी, जबकि 300 से ज़ायद जो गज़ ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन थी जिसको हथियाया गया और ये प्लाज़ा तामीर किया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये केस चलता रहा और उस पर बिल आखिर ये केस जो है वो निपटा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद कि नस्ला टावर को गिराया जाए। गुज़िश्ता 2 माह से जो है उनकी उस कॉन्ट्रैक्टर की तलाश थी इंतज़ामिया को जो कि इस बिल्डिंग को गिराए। पहले बारूदी मवाद के हवाले से बताया जा रहा था कि बारूदी डिवाइस जो है वो लगाई जाएगी और इसे गिराया जाएगा, लेकिन उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा पुरखतर था, जिसके बाद अब मैनुअली यहाँ पर जो है गिराने का काम गुज़िश्ता रोज़ से शुरू कर दिया गया है। जी, तो सेफ्टी वगैरह को किस तरह से मलहूज़े खातिर रखा हुआ है, क्योंकि इसके आसपास से हमारे यहाँ तो ये भी देखा जाता है कि कोई इमारत गिर रही है तो पब्लिक भी उधर से उतनी गुजर रही है, लोग तमाशे के लिए जमा है, वीडियोस बना रहे हैं और फिर बाद में कोई हादसा पेश आ जाता है तो कहते हैं कि भाई ये तो हुकूमत का काम था कि उसको संभालते। तो कोई सेफ्टी सिक्योरिटी के मेजर्स को रखा हुआ है सामने, कोई बंद कर दी है जगह या कुछ ऐसा आपको नजर आ रहा है इकदामात? जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त जिस मकाम पर हम खड़े हुए हैं वो शाहराह फैसल से मुत्तसिल ये एक रोड है जो कि सर्विस रोड कहलाता है। इस सड़क को जो है वो ट्रैफिक के आमदोरफ्त के लिए भी बंद कर दिया गया और यहाँ पर किसी शख्स को जो है वो यहाँ पर दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही। इसके अलावा जो सामने ब्रिज है उस ब्रिज पर खड़े होकर लोग जो हैं वो सेल्फियाँ बना रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर थे लेकिन पुलिस की जानिब से यहाँ पर उन तमाम लोगों को हटाया गया और इस सड़क को जो है वो ट्रैफिक के आमदोरफ्त के लिए और शहरियों की आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इस इमारत के
जो बराबर में है वो खाली प्लॉट है जहाँ पर इस वक्त इसके मलबे को गिराया जा रहा है, और कुछ मलबा जो है वो इस वक्त मेन रोड पर भी पड़ा हुआ है जो कि सर्विस रोड है। वहाँ से मलबे को जो है गाय भागे यहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं और उसके बाद यहाँ से उसे हटाया जा रहा है। इस वक्त स्ट्रक्चर को कमज़ोर किया जा रहा है। 4 फ्लोर की जो दीवारें हैं वो मुकम्मल तौर पर तोड़ दी गई हैं। अंदर का स्ट्रक्चर जो है वो बाद में तोड़ा जाएगा। पिलर्स जो हैं वो फिर ऊपरी मंजिल से जो कि 15वीं मंजिल है वहाँ से फिर पिलर्स जो है वो तोड़ते तोड़ते ग्राउंड तक लाया जाएगा और ये ऑपरेशन मुकम्मल होगा। सब आखिरी चीज़ ये बताइएगा कि ये जो मकीन थे यहाँ के वो बड़ा एहतजाज कर रहे थे कि इसको ना गिराया जाए, अब उन मकीनों की क्या सूरत हाल है, वो कहाँ पर है, उनके मुतालिबात का क्या हुआ? जी देखिए, मकीनों के साथ यहाँ पर कमिश्नर कराची की जानिब से मीटिंग की गई और ये तय पाया कि उनके जो पैसे हैं, जो पेमेंट उन्होंने यहाँ पर इस फ्लैट ख़रीदने में लगाई और इस वक्त मौजूदा जो रेट्स हैं इस प्रॉपर्टी के, उस हवाले से जो है उनसे तय पा लिया गया है, बिल्डर से तय पा लिया गया है कि ये अगर ग्राउंड होती है और इस प्लॉट को जो है वो फ़रोख्त किया जाएगा और उस जो फ़रोख्त होकर वो पैसे मिलेंगे वो जो यहाँ पर लोग रहाइश पजीर अफराद थे 44 ख़ानदान, उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और मौजूदा जो इस वक्त सूरत हाल है, जो आज के रेट हैं, उस हिसाब से उन्हें पेमेंट की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे साजिद ऐवान साहब। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का एक नारा है, वो कहते हैं मैं माफिया से लड़ रहा हूँ, मैं माफिया से लड़ रहा हूँ। और ये भी देखने में आ रहा है कि उन्हीं के दौरे हुकूमत में सबसे ज़्यादा माफिया जो है वो हरकत कर रहा है, सर उठा रहा है। एक और माफिया है जिसने रिसेंटली हरकत की है, पूरे मुल्क के अवाम को उन्होंने टेंशन में डाल दिया है। कल रात से पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें नज़र आ रही हैं हमें। इस्लामाबाद से मोहम्मद ज़रीफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि पेट्रोल की जो अब हड़ताल हो रही है उसके हवाले से क्या वो बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद ज़रीफ। वालेकुम अस्सलाम जी, आपके पीछे तो हमें लंबी कतारें नजर आ रही हैं, बताइए इस्लामाबाद में पेट्रोल की क्या सूरत हाल है? जी शिफा, इस्लामाबाद की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर शहर के तकरीबन 90% से ज़्यादा जो पेट्रोल पंप हैं वो बंद हैं। ये रेड जोन में वाक़या पेट्रोल पंप है PSO का, और ये पंप खुला हुआ है। लेकिन यहाँ आपने एक बात को मद्देनज़र रखना है कि ये PSO का वो पंप है जो वाहिद शहर का पंप है जो कंपनी ऑपरेटेड है। वो पंप जिस पर जो है वो लोगों के ज़ाहिर जो PSO की जानिब से लोगों को ठेके पे दिए गए हैं या जो प्राइवेट जो निजी मालकान साथ में शामिल होते हैं, वो PSO के वो पेट्रोल पंप भी इस्लामाबाद में बंद है। मैं चंद एक शहर में अगर बात करूँ तो 3 से 4 पेट्रोल पंप जो इस्लामाबाद में पूरे शहर में हम घूम चुके हैं सुबह से, तो ये 2 से 4 पेट्रोल पंप भी हमें नज़र आए जिनमें ये रेड जोन में है। तो यहाँ पर मीलों लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ये इस रेड जोन में आम शहरी का तो दाखिला भी मना है, और यहाँ से कोई जितना पेट्रोल पंप अगर उसे यहाँ इजाज़त मिलती है शहरी को यहाँ पे आने की, तो तब वो यहाँ से पेट्रोल पंप जो है वो से यहाँ पेट्रोल वगैरह जो है भरवा सकता है। दीगर पेट्रोल पंप पे आपको सिर्फ या 5 लीटर पेट्रोल पंप मिलेगा, वहाँ से पेट्रोल मिलेगा, इससे ज़्यादा पेट्रोल आपको नहीं मिलेगा। साथ ही कैमरामैन अली जैदी आपको दिखाएंगे कि इस पेट्रोल पंप की क्या सूरत हाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ियों की, बिल्कुल मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ से जो लाइन लगी हुई है ये फ़ॉरेन ऑफिस तक गई हुई है। लंबी लाइनें हैं। यहाँ पर मुल्की और गैर मुल्की जो शहरी हैं वो सभी परेशान नज़र आते हैं कि ये क्या मामला है कि पेट्रोल पंप पर जो है वो अक्सर पेट्रोल पंप बंद हैं, और ये एक ही पेट्रोल पंप है जहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं। और पेट्रोल पंप के साथ साथ जो शहरी हैं उनकी आपस में तल्ख कलामी भी हो रही है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइन से बाहर से आकर पेट्रोल ये तो हमारे गाँव का वतीरा है जी, बिल्कुल, ये तो एक अलग ही मसला है। अच्छा ज़रीफ, मुझे ये बताइएगा कि जो मुज़ाकरात थे उसकी क्या सूरत हाल है? क्योंकि वज़ीर तवानाई जो है हमारा साहब वो तो कहते हैं कि जी ये इनको हम जो है वो बढ़ाने की इजाज़त नहीं देंगे, जो प्रॉफिट मार्जिन का कह रहे हैं ये। तो अब ये अगर प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ाने देंगे तो फिर तो मामला इसी तरह चलता रहेगा। देखिए अवैस भाई, जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं नुमान भट्ट, उनसे हमारी बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि क्योंकि उनका ये कहना है कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है और हमारा जो मार्जिन है वो 3% है। जब तक हमारा मार्जिन 6% नहीं किया जाता उस वक्त तक हम किसी भी सूरत जो है हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ही नहीं करेंगे। यानी इस बार एक अनोखी बात यह है कि मुज़ाकरात बाद में होंगे, पहले आप 6% हमारा मार्जिन बढ़ाइए, उसके बाद हम आपके साथ
मुज़ाकरात के लिए तैयार होंगे। उसके बाद तो फैसला मानिए तो गुंडागर्दी है ना भाई, बदमाशी है, और फिर इनको हमें हमारे मुल्क में टूरिज्म भी लेके आना है। टूरिस्ट आएगा 6 महीने पहले अपनी छुट्टी प्लान करेगा, वो बच्चों को लेके आएगा ये हड़तालें देखने के लिए। तो ये इसको कहते हैं माफिया। ये क्लासिक मिसाल है। माफिया जो है वो माफिया नहीं मांग रहा ना, माफिया के साथ कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो माफिया मांगे। लेकिन ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी ज़रीफ साहब। गौर है कि आज तो क्योंकि काफी दिनों से जी ज़रीफ फरमाइए। काफ़ी दिनों से तो यार सॉरी इस चीज़ का शोर एक मचा हुआ था काफ़ी दिनों से कि पेट्रोल जो है वो ख़त्म होना है। तो लोग पहले से तैयार थे, लोगों ने अपनी जो है वो गाड़ियों की जो टैंकियाँ हैं फुल करा दी थी। अब अगर ये मामला चलता है आगे अवैस भाई, तो 2 से 3-4 दिन के बाद जो है वो शहर का पहिया जाम हो जाएगा। पिंडी और इस्लामाबाद में अभी भी अगर आप IJP रोड और दीगर रोड्स पर जाएँ, जो हैवी गाड़ियाँ हैं जिनके फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा है, वो कई गाड़ियाँ जो हैं वो सड़कों के ऊपर खड़ी हुई हैं और काफ़ी मुश्किलात हैं। अगर मामला जल्दी हल ना होता, अभी तो लोगों ने पेट्रोल अपने पास रखा हुआ है, सेव किया हुआ है, ये मामला आगे जाएगा तो ये मामला काफी खराब हो जाएगा। ठीक है ज़रीफ साहब, अब जरा कराची की तरफ जाते हैं, गयासुद्दीन साहब से बात करते हैं। जी गयास, कराची की सूरत हाल के बारे में क्या बता सकते हैं आप? वालेकुम सलाम अवैस और शिफा। मैं इस वक्त 3 तलवार पर मौजूद हूँ। क्लिफ्टन पर पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से मुनाफे की शरह में इजाफा ना करने के ख़िलाफ़ ये हड़ताल की गई है। उनका कहना है कि 3% इनका मुनाफा था, उसे 6% किया जाए। इसी के लिए मुल्क भर में हड़ताल की जा रही है। तो कराची में जो कंपनी के आउटलेट्स हैं, फ्यूल स्टेशन हैं, वहाँ पर सिर्फ फ्यूल दस्तियाब है। मैं इस वक्त क्लिफ्टन पर मौजूद हूँ। ये कंपनी PSO फ्यूल स्टेशन है जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद अपने फ्यूल डलवाने के लिए यहाँ मौजूद है। आप लाइन देख सकते हैं, सड़क के दूसरी साइड से लाइन स्टार्ट हो रही है और ये फ्यूल स्टेशन तक लाइन आ रही है। उसके अलावा मोटरसाइकिल सवारों की अलग लाइन है, उसके अलावा प्राइवेट गाड़ियों की अलग लाइन है, सरकारी गाड़ियाँ हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, एम्बुलेंस सर्विस है, स्कूल वैन्स हैं, रिक्शे वाले हैं। ये तमाम लोग हमें यहाँ पर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं जो ख़ासे परेशान हैं। इनका ये कहना है कि शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो फ्यूल स्टेशन हैं वो बंद हैं। हालांकि कंपनीज़ की जानिब से कहा गया था कि वो अपने कंपनी के फ्यूल स्टेशन खोलेंगे, लेकिन उनकी तादाद इंतहाई कम है। कराची में सिर्फ 7 फ्यूल स्टेशन PSO के हैं जो कि कंपनी के मातहत चलते हैं, बाकी प्राइवेट मालकान उसे ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा शेल कंपनी जो है उसके महदूद यानी 6 फ्यूल स्टेशन हैं जो कि कंपनी ऑपरेट करती है। उसे मजमूई तौर पे अगर कंपनीज़ के फ्यूल स्टेशन की बात करें तो 21 फ्यूल स्टेशन हैं जिनके ज़रिए शहरियों को पेट्रोल दस्तियाब है। फिलिंग का अमल भी जारी है। इस वक्त टैंकर यहाँ पर पंप पर खड़ा हुआ है। जो टैंक्स होते हैं इनके फ्यूल स्टेशन के, उनके पास तकरीबन 4 दिन का स्टॉक मौजूद होता है। एक फ्यूल स्टेशन पर कम से कम 3 टैंक्स मौजूद होते हैं। तो रात से यहाँ पर रश नज़र आ रहा है। सुबह 6 बजे से जो पेट्रोल पंप्स बंद हुए हैं शहर में, उसकी वजह से प्रेशर यहाँ आ गया है। तो अब एक फ्लीट बुलवाया गया है यहाँ पर, जिसकी ऑफलोडिंग यहाँ पर की जा रही है और टैंकर यहाँ से तेल खाली करने के बाद दोबारा जाएगा। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन, ऑयल के टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन, उनकी जानिब से हड़ताल से लाताल्लुक़ी का ऐलान किया। उनका ये कहना था रात गए भी कि वो अपने टैंकर्स ऑपरेट करेंगे, वो अपनी फिलिंग जाहिर जारी रखेंगे और उसके साथ साथ जो ऑफ लोडिंग है यानी पंप्स पर सप्लाई और कंपनी से और इसके साथ साथ रिफाइनरी से सप्लाई जो है वो जारी रखेंगे। तो टैंकर हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है जो सप्लाई करता हुआ नज़र आ रहा है। ये कंपनी का टैंकर है, लेकिन लोग खासे परेशान हैं। उनका ये कहना है कि एक तो पहले ही पेट्रोल की प्राइस में बेइंतहा इजाफा हो गया है। इस वक्त 140 रुपये से ज़ायद पेट्रोल की कीमत है और उसके बावजूद उन्हें पेट्रोल दस्तियाब नहीं है। जो CNG पर रिक्शे चलते थे उनका ये कहना था CNG ठंड की वजह से बंद कर दी गई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पेट्रोल भी उन्हें दस्तियाब नहीं। तो लोग खासे परेशान हैं। जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, जो दफातर जाने वाले लोग हैं, जिनके बच्चे स्कूल जाने थे, जिन्होंने काम काज के सिलसिले में निकलना था, वो इन लाइनों में खड़े हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो इधर पेट्रोल मिल रहा है, लोगों को मिल रहा है, इनकी क्वांटिटी के मुताबिक मिल रहा है, लेकिन इंतज़ार करना पड़ रहा है लोगों को, तवील लाइनों का इंतजार करने के बाद पैनिक की सिचुएशन मची हुई है वहाँ पर भी। बिल्कुल ठीक है गयास। अब हम नाजरीन ज़रा लाहौर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ उमैर राना है, जानते हैं लाहौर में क्या सिचुएशन है पेट्रोल पंप्स के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम उमैर, क्या बता सकते हैं आप लाहौर में क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, लाहौर के शहरी आज सुबह से ही पेट्रोल की तलाश में एक से दूसरे, जबकि दूसरे से तीसरे पेट्रोल पंप का रुख कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें पेट्रोल दस्तियाब नहीं है। पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो हड़ताल की कॉल दी गई थी, उसके बाद रात 12 बजे के बाद से तमाम पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की फराहमी बंद कर दी गई थी। रात भी हमने देखा लंबी लंबी लाइनें मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पर लगी हुई थी। शहरी जो है अपने गाड़ियाँ और जो मोटरसाइकिल हैं उनमें पेट्रोल डलवाते हुए दिखाई दे, लेकिन अलग सुबह से आज जो है शहरी सख्त मुश्किल का शिकार है। हमने देखा
जो शहरी हैं वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे थे, पेट्रोल नहीं था जिसकी वजह से वो लेट हो गए। कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, उनकी मोटरसाइकिलों में पेट्रोल नहीं था जिसकी वजह से वो कॉलेज नहीं जा सके। उसके साथ साथ जो शहरी अपने दफातर या काम काज के लिए जाना चाहते थे वो भी जो है सख्त मुश्किल में दिखाई दिए। और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि महंगा पेट्रोल होने के बावजूद भी जो है उन्हें पेट्रोल की दस्तयाबी नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से सख्त मुश्किल का शिकार है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 400 पेट्रोल पंप्स हैं जिन पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 62 पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं जहाँ पर पेट्रोल की सप्लाई जो है वो शहरियों को दी जा रही है। लेकिन शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि पेट्रोल की दस्तयाबी और पेट्रोल की फराहमी के लिए हिकमत अमली मुरतब नहीं की गई, जिसकी वजह से उन्हें सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। और इस वक्त लाहौर के मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पेट्रोल पंप पर मुकम्मल तौर पर पेट्रोल पंप बंद हैं, जिसकी वजह से शहरी सख्त अजियत में। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया उमर। अब ज़रा पेशावर का रुख करते हैं। काशिफ रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ, बताइए पेशावर की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह पेशावर में भी आज से पेट्रोल पंप्स जो है वो बंद है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। सरहद पेट्रोलियम एसोसिएशन की जानिब से काल आने पर पेशावर के 125 पेट्रोल स्टेशंस जो है वहाँ पर पेट्रोल की अदम मौजूदगी की वजह से शहरी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों के वैन्स वाले जो हैं वो भी मुश्किलात में हैं, जबकि इसके साथ साथ दफातर जाने वाले जो मोटर बाइकर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में नज़र आए हैं। इसके साथ साथ उनका मुतालबा है कि जहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है वहाँ पर आज से एसोसिएशन की जानिब से पेट्रोल पंप्स की बंदिश ने उनकी मसाइल में मज़ीद इजाफ़ा किया है। जबकि सरहद एसोसिएशंस जो है उनके मुताबिक उनका मुतालबा है कि 6% मार्जिन जो है वो हुकूमत की जानिब से उनके लिए मुकर्रर किया जाए, तो उसके बाद वो जो अपना हड़ताल है वो ख़त्म करेंगे। अभी उनका जो मार्जिन है वो 3 रुपये और 91% है पेट्रोल में, जबकि इसके साथ साथ डीज़ल में जो मार्जिन है वो भी काफ़ी कम है। और उनका ये मुतालबा जो है जब तक मंजूर नहीं होता तो उनका कहना है कि तब तक पेट्रोल पंप्स बंद होंगे। शहर में ज़्यादातर लोग जो हैं वो हड़ताल से नावाकिफ़ थे, इसीलिए आज ज़्यादातर लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। चंद एक लोग जो पहले से वाकिफ़ थे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे काशिफ अजीज़ साहब, आपने हमें पेशावर की सूरत हाल से आगाह किया। एक आइडिया दे दूं अगर आप इजाज़त हो तो, मतलब एक आया है आइडिया, हो सकता है गलत भी हो। दे दे, इस मुल्क में तो किसी को किसी चीज़ से रोकने से भी अब डर लगता है, गलत चीज़ करने से डर लगता है कि कहीं अगले पल पड़ते हैं। आइडिया आ गया, आइडिया पिल पड़ेंगे, आइडिया आ गया है। असद उमर साहब NCOC, हमाद अजहर साहब वज़ीर तवानाई, ये दो मेन लोग हैं ना जो क्राइसिस कंट्रोल कर रहे होते हैं। इस तरह का क्राइसिस जो है वो एनर्जी मिनिस्ट्री ने और ज़ाहिर है NCOC ने हमें क्राइसिस कंट्रोल करना सिखाया, कोविड वाला। इन दोनों के सामने एक आइडिया दे रहा हूँ। वर्क फ्रॉम होम हमने सीख लिया है, सारी कौम ने वर्क फ्रॉम होम किया भी है। हाँ। अगर हुकूमत और अगर तमाम आवाम और तमाम निजी इदारे कल से वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी अनाउंस कर दें और सब लोग वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दें, फिर देखते हैं कि ये पेट्रोलियम डीलर्स कब तक अपने पेट्रोल पंप बंद करते हैं और कब तक घर बैठते हैं। देखते हैं कि क्या होता है। अगर ऐसा है तो फिर हो जाए मुकाबला भाई। बिल्कुल ऐसा देखते हैं कौम ज़्यादा जो है वो पावरफुल है, रेजिलिएंट है, या जो हमें माफियाई ग्रुप कंट्रोल करने वाले हैं। अगर ये माफिया मांगने पर मजबूर हो जाए, ना हो तो फिर देखते हैं। आइडिया का क्या है, हो सकता है गलत भी हो, वैसे भी बहुत सारे आइडिया गलत हो जाते हैं, इसमें क्या बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब एक ऐसे इदारे की तरफ तवज्जो मबजूल करवानी है आपकी जिसका नाम ज़बान ज़द-ए-आम है, हर शख्स उसके नाम से वाकिफ़ है, क्योंकि
उस इदारे ने वो प्रोडक्ट्स बनाई हैं और ऐसी प्रोडक्ट्स बनाई हैं कि जो हर घर में होती हैं और हर शख्स इस्तेमाल करता है। बिल्कुल, उस इदारे की पहली शिपमेंट जो पाकिस्तान आई थी 1991 में, 1991 में, वो थी जी हेड एंड शोल्डर्स का जो शैम्पू था, उसकी शिपमेंट आई थी। और उसके बाद तो फिर किसी को कहने की, पूछने की जरूरत है, भाई वो डैंड्रफ वाला कौन सा शैम्पू है? हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर। बिल्कुल। और इस इदारे को पाकिस्तान में काम करते हुए हो चुके हैं 30 साल, तो यूं कहिए कि 30वीं सालगिरह मना रहा है ये इदारा। और ये इदारा है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, यानी कि पीएनजी के नाम से आमतौर पर मशहूर है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल क्या काम कर रहा है, आगे के प्लान्स क्या है, किस तरीके से डाइवर्सिटी और इक्वालिटी की बात करते हैं ये अपनी कंपनी में, इस हवाले से हम बात करेंगे। खुर्रम किदवाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं पीएनजी पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब। अस्सलाम वालेकुम उवैस, अस्सलाम वालेकुम शिफा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वालेकुम सलाम सर। सबसे पहले तो ज़रा सक्सेस स्टोरी पे ज़रा रोशनी डालें कि ये 30 साल गुजरे कैसे और क्या क्या अचीवमेंट्स इस इदारे ने देखी हैं। बिल्कुल, आई थिंक जिस तरह उवैस कह रहे थे 1991 में हमने यहाँ पे अपनी जर्नी का आगाज़ किया था, एंड द रेस्ट एज दिस इज हिस्ट्री। अब 30 साल बाद बट इस दौरानिए में 1991 में हेड एंड शोल्डर्स वाज द फर्स्ट ब्रांड जो हम लेकर आए थे पाकिस्तान। 1994 में फिर हमने यहाँ पे अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाई हब में, जिधर हमने सेफगार्ड को मैन्युफैक्चर किया। फिर हम 2010 में एरियल की हमने जो लॉन्ड्री ब्रांड है हमारा, उसकी फैक्ट्री लगाई हमने पोर्ट कासिम में। 2016 में फिर हमने जो हेड एंड शोल्डर्स इंपोर्ट होता था उसको अगेन हमने लोकलाइज किया और यहाँ पे हेड एंड शोल्डर्स और पैंटेन और हर्बल एसेंस की हमने फैक्ट्रीज लगाई। तो ऑफ कोर्स एक जर्नी रही है जहाँ पे हम डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं इंट्रोड्यूस करते रहे हैं, उनको लोकलाइज करते रहे हैं और ऑफ कोर्स यहाँ के जो कंज्यूमर्स हैं उनको क्वालिटी प्रोडक्ट से मुतासिर करते रहे हैं। सो यही हमारी जर्नी रही है। साथ साथ ऑफ कोर्स 30 साल की हिस्ट्री में आई थिंक जो हमारी एक रिलेशनशिप रही है लोगों के साथ, जो एम्प्लॉयज़ हैं जो हमने हायर किए, हमने बेइंतहा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए हैं, जिसके लिए वी आर वेरी प्राउड टू वर्क विद द इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान। और बस आई थिंक अच्छा ये भी बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में कितनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ और डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ और एम्प्लॉयज़, ये जो नंबर्स हैं, ये अगर आप हमारे सामने थोड़े से प्रेजेंट कर सकें कि ताकि लोगों को ये अंदाज़ा हो सके कि कितना बड़ा इदारा और कितना फैला हुआ इदारा है पीएनजी पाकिस्तान में। बिल्कुल, तो इस वक्त जो है हमारी मोर देन 80% ऑफ आवर प्रोडक्ट्स जो हैं वो लोकली मैन्युफैक्चर होते हैं। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो जिस तरह मैंने कहा हब में है, जहाँ पे हम सेफगार्ड जो हमारा हैंड वॉशिंग सोप है वो बनाते हैं। पोर्ट कासिम है, पोर्ट कासिम में हम एरियल डिटर्जेंट बनाते हैं, शैम्पूज़ बनाते हैं। शैम्पूज़ के 3 ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तान में, जैसे आप लोगों को पता होगा, हेड एंड शोल्डर्स, पैंटेन, हर्बल एसेंसेस। तो ये हमारी अभी तक का दौरा रहा है, बट ऑफ कोर्स ये जर्नी साथ रहेगी। हमारे और ब्रांड्स भी हैं जिसमें पैम्पर्स, डायपर्स, ऑलवेज सैनिटरी पैड्स, विक्स, जिसकी अगेन मैन्युफैक्चरिंग हम लोकली एक पार्टी के साथ यहाँ पे करते हैं। तो अगेन एक ब्रेथ ऑफ पोर्टफोलियो है, बट द जर्नी हैज जस्ट स्टार्टेड। बिल्कुल, द जर्नी हैज जस्ट स्टार्टेड। ये बताइए कि एक तो होता है बिजनेस किसी भी इदारे का कि वो बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग कर रहा है, एक होता है जो वो सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, गिव बैक, CSRs यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तौर पर आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, तो हमारे 3 ब्रॉड पिलर्स हैं जिसको हम CSR के अंदर देखते हैं। एक है कम्युनिटी इम्पैक्ट, एक है इक्वालिटी एंड इंक्लूजन और एक एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अगर हम इक्वालिटी एंड इंक्लूजन को उठा लें, जो कि आई फील आजकल के दौर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन है, तो पीएनजी जो है दुनिया भर में नहीं, पाकिस्तान में भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करता है, बहुत इंपॉर्टेंस देता है, बहुत सपोर्ट करता है। जस्ट टू शेयर अ फ्यू थिंग्स जो कि इसके अंदर आती हैं, तो इक्वालिटी एंड इंक्लूजन के अंदर एक पिलर है डाइवर्सिटी का। तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि इस वक्त अगर आप पीएनजी हेड ऑफिस को देखें तो उसमें 40% जो लोग हैं वो फीमेल्स हैं, वो औरतें हैं। मोर इम्पोर्टेंटली 50% जो हमारी लीडरशिप रोल्स हैं उन 50% लीडरशिप रोल्स में औरतें हैं। तो ना सिर्फ वो एम्प्लॉयज़ हैं बट वो डिसीजंस ड्राइव कर रही हैं बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन के, जिनसे जो है हमारा बिजनेस यहाँ पे इम्पैक्ट होता है। तो 50% हुआ, ये तो अंदरूनी बात हो गई। एक्सटर्नली अगर हम देखें तो अगेन वी वांट टू मेक श्योर कि हम इसी मैसेज को बाहर भी कम्युनिकेट करें। तो अभी रिसेंटली हमने होप के साथ एक पार्टनरशिप की है जिसमें हम 7 डिस्ट्रिक्ट्स में
स्किल सेंटर्स बना रहे हैं जहाँ में विमेन अपस्किल, उनकी स्किल्स को जो है वहाँ पे फैसिलिटेट कर रहे हैं, उन्हें अपस्किल कर रहे हैं। और इसके लिए पीएनजी ने अराउंड $100,000 अभी कंट्रीब्यूट किए और अगेन इस जर्नी को हम आगे लेके चलेंगे। साथ ही साथ एक और प्रोग्राम है जो एक और कंपनी के साथ स्टेम कनेक्टर के साथ हम कर रहे हैं, जहाँ पे हम जो कॉर्पोरेट फीमेल्स होती हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही होती हैं, उनको कनेक्ट करते हैं अपने कंपनी के लीडर्स के साथ, मैन एंड वुमेन, जो कि उन्हें गाइड करते हैं, मेंटोर करते हैं, कोच करते हैं। तो अगेन वुमेन एम्पावरमेंट फॉर अस इज़ अ बिग 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 थीम जिसको हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। बट अगेन जिस तरह मैंने कहा, डाइवर्सिटी एक एंगल है उसका, फीमेल एम्पावरमेंट। द अदर इज़ ऑफ कोर्स स्पेशली एबल्ड कम्युनिटी में जो लोग हैं उनको सर्व करना, बोथ थ्रू आवर प्रोडक्ट्स एंड देन इंटरनली एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हमारा एक प्रोग्राम है लिमिटलेस का, जिससे हम मेक श्योर करते हैं कि हम इन तरह के लोगों को जो है वो सपोर्ट कर सकें, रिकग्नाइज कर सकें, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकें, एंड वी मेक कंड्यूसिव वर्क एनवायरनमेंट सो दैट दे आर एबल टू फंक्शन एंड परफॉर्म एट देयर वेरी 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 बेस्ट। तो ये तो आई थिंक अगर मैं इक्वालिटी के हवाले से बात करूँ, फिर जिस तरह हमने कहा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एरिया फॉर अस। सो 2010 में अगर हम देखें और अब देखें तो 3 जो हम एरियाज़ पे फोकस करते हैं, एनर्जी, वाटर और कार्बन एमिशंस, इन तीनों एरियाज़ में हमने सस्टेनेबल तौर पे रिडक्शन किए। तो आई थिंक एनर्जी में अगर हम देखें तो 60% लेस एनर्जी हम अब यूज़ कर रहे हैं। अगर हम पानी देखें तो 40% लेस पानी यूज़ हो रहा है। कार्बन एमिशंस देखें तो 25% लेस कार्बन एमिशंस हम अब कर रहे हैं अगर हमने 2010 से कंपेयर करूं। तो अगेन ये सारी चीज़ें वाइल वी वांट टू मेक श्योर कि हम बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स सर्व करें कंज्यूमर्स को, हाउ वी सर्व देम, किस तरह से सर्व करें, किन लोगों के थ्रू सर्व करें, किन पार्टनर्स के थ्रू सर्व करें। आई थिंक दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जर्नी फॉर पीएनजी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि पीएनजी को बहैसियत इदारा पाकिस्तान में काम करते हुए कौन कौन से अवार्ड से नवाजा गया है, और अगर इंटरनेशनली भी अगर इस हवाले से थोड़ा सा हमें बता सकें प्लीज़। बिल्कुल, तो आई थिंक एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ अवार्ड्स हमें मिलते रहे हैं थ्रू दिस जर्नी। इसमें जिस तरह आप मेंशन कर रहे थे, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के कई अवार्ड्स दिए गए हैं, बोथ लोकल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूएसएड एक्सेट्रा। सिमिलरली आई थिंक जो हमारे ब्रांड्स हैं, अगेन हमारे ब्रांड्स अगेन जिस तरह मैंने कहा, क्वालिटी प्रोडक्ट्स तो हम देते हैं, बट देन वी ऑल्सो इन्फ्लुएंस बिहेवियर्स, इन्फ्लुएंस कॉन्वर्जेशंस जो कि सोसाइटी को एक पॉजिटिव फोर्स फॉर ग्रोथ की तरफ लेके जाती हैं। तो हमारे ब्रांड्स को बहुत अवार्ड्स मिलते रहे हैं। हालिया दिनों में वन ऑफ आवर ब्रांड्स एरियल, उसको जो है वो FE में काफ़ी सराहा गया। FE एज यू नो इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केटिंग अवार्ड्स जहाँ पे कम्युनिकेशन अवार्ड्स किए जाते हैं। तो अगेन बोथ कॉर्पोरेट जो हमारे प्रोफाइल है वो भी, और ब्रांड्स, इन सबको हमने इंडिविजुअली काफ़ी सराहा गया है पाकिस्तान में, जिसके लिए वी आर वेरी वेरी थैंकफुल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि अवार्ड से तो नवाजा गया है, लेकिन जब भी कोई मार्केट में आता है प्लेयर, उसको चैलेंजेस का भी बड़ा सामना होता है, तो चैलेंजेस से भी नवाजा जाता है वो, और वो तराश खराश होने के बाद फिर वो अगर अच्छा हुआ तो सर्वाइव कर जाएगा। चैलेंजेस क्या आए ओवर द ईयर्स, स्पेशली इन 3 डेकेड्स में पीएनजी के लिए? बिल्कुल, सो आई थिंक जिस तरह मैंने कहा, हमारी जो सबसे पहला प्रायोरिटी होती है वो ये है कि क्वालिटी प्रोडक्ट और सुपीरियर प्रोडक्ट, सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स हम बनाएं। इसका कोई दूसरा रद्द अमल नहीं है। तो जो आपकी बात है कि किस तरह हमने इन मार्केट्स को, जो कि लेट्स से अगर हम आज से 20 साल पहले चले जाएं, तो वी आर द फर्स्ट ब्रांड्स जिन्होंने सैनिटरी पैड्स इंट्रोड्यूस किए मार्केट में। वी आर द फर्स्ट ब्रांड्स जिन्होंने डायपर इंट्रोड्यूस किए मार्केट में। तो हमने ना सिर्फ अपने ब्रांड्स इंट्रोड्यूस किए, हमने कैटेगरी को नॉर्मल बनाया, उन कैटेगरीज को इन घरों में पहुंचाया जहां से दीज हाउस होल्ड्स आर नाउ एबल टू improve the quality of their lives and improve the quality of how they live. तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी जर्नी रही है, बोथ एजुकेटिंग के इन प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट क्यों है, एंड देन ऑल्सो मेकिंग श्योर कि थ्रू दीज ईयर्स क्वालिटी पे वी कंटिन्यू टू बी द बेस्ट, एंड आई थिंक देन ऑल्सो मेकिंग श्योर कि दे आर देन मेड अवेलेबल इन ऑल द रिटेल आउटलेट्स, एंड देन ऑफ कोर्स मेकिंग श्योर कि ये जर्नी चलती रहे। तो अगेन पीएनजी का जिस तरह मैंने कहा, वी आर हियर फॉर द लॉन्ग टर्म। हमारा विजन यहाँ पे एक बड़ा विजन है। पाकिस्तान इज़ अ कंट्री ऑफ 220 मिलियन पीपल, जिसमें 50% ऑफ इट इज अंडर द एज ऑफ 25, सो यू कैन इमेजिन द पोटेंशियल। और ये सब मैं कह नहीं रहा, पाकिस्तान टुडे इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मार्केट्स फॉर पीएनजी ग्लोबली। तो इसी पोटेंशियल को मद्देनजर रखते हुए अगला सवाल मेरे ज़हन में था कि व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? अब आगे के इरादे पीएनजी के क्या हैं कि कैसे इस मार्केट को मजीद सर्व करना है?
सबसे पहले तो जो हमारे आज ब्रांड्स घर घर में अवेलेबल हैं, जिसमें जिस तरह मैंने कहा हेड एंड शोल्डर्स, सेफगार्ड, एरियल, पैम्पर्स, ऑलवेज, ये डिफरेंट ब्रांड्स हैं। मेकिंग श्योर कि ये और घरों में पहुँचें, मेकिंग श्योर कि जो लोग जिस तरह हमने कहा, हमने एक जर्नी स्टार्ट की थी, लोगों को इसके बारे में अवेयर कराया था, इन प्रोडक्ट्स के फ़ायदों के बारे में अवेयर कराया था। तो सबसे पहले तो इसी जर्नी को हमने आगे लेके चलना है और जिस पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ उस पोटेंशियल को पूरी तरह से टैप करना है। अर्बन हो गया, रूरल हो गया, इन घरानों में हमने मेक श्योर करना है कि हम वो वैल्यू दे सकें जिनसे ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो हर आदमी यूज़ कर सके। ऑफ कोर्स साइड बाय साइड हमारा एक बहुत रिच पोर्टफोलियो है, जो दुनिया भर में और प्रोडक्ट्स हैं जो हम यहाँ पे वक्फे से इंट्रोड्यूस कराते रहेंगे जैसे जैसे उनकी नीड्स आएंगी। और इंशाल्लाह इस जर्नी को हम जिस तरह से अभी तक 30 साल तक हम लेकर आए हैं उससे कई ज़्यादा बेहतर रफ्तार के साथ इसको आगे लेके जाएंगे। अच्छा, तो यही आपने इतनी सारी प्रोडक्ट्स पे हम कायम हैं। इतनी सारी प्रोडक्ट्स का जिक्र किया, नाम लिया, एक प्रोडक्ट है ना जिसका नाम आपने नहीं लिया, वो प्रोडक्ट चूंकि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट प्रोडक्ट है तो मैं उसका नाम ले लेता हूँ, और वो प्रोडक्ट है बाउंटी। बिल्कुल। बाउंटी। अच्छा, एक और सवाल कहा कि आई थिंक हमारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जो दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं, तो इसका फेवरेट बाउंटी है। आई थिंक ये खुशकिस्मती है हमारी कि हम इस अच्छा किदवई साहब, एक और सवाल है और ये बड़ा अहम सवाल है, परसेप्शंस मैटर करती हैं बिजनेसेस के लिए। पाकिस्तान भी एक, अगर हम एज एन एंटिटी के तौर पे देखें तो हमारे लिए पाकिस्तान की परसेप्शन भी मैटर करती है। पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा, और ये तमाम ब्रांड्स के साथ मसला रहा, दिस इज़ नॉट जस्ट PNG, बड़ा मसला रहा कि लोगों में मीडिया की वजह से शऊर भी आया, अच्छी चीज़ें भी रिपोर्ट हुई, लेकिन ये भी रिपोर्ट हुआ कि भाई वो फलां की बोतलें राजा बाज़ार में बिकती हैं, वो वहाँ से फिल हो रही हैं। या वो जो एक परसेप्शन थी ब्रांड के बारे में कि भाई हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट है और हमारे ही प्लांट्स में प्रोड्यूस हो रहा है, उस परसेप्शन को, उस ट्रस्ट को किस तरह से आप लोग जो है लोगों के जहनों में बिठाते हैं और उनको ये यकीन दिलाते हैं कि जो चीज़ आप हमारे लेबल के अंडर ले रहे हैं वो हमारा प्रोडक्ट है, वी ओन, मतलब वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, हम उसको ओन करते हैं, वो कोई 2 नंबर किसी बाजार में मार्केट में रीफिल नहीं हो रही बोतलें। बिल्कुल, आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया शिफा। आई थिंक ये की प्रायोरिटी रही है, जिस तरह आपने कहा एक इंडस्ट्री प्रायोरिटी है कि काउंटरफीट प्रोडक्ट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, आई थिंक दुनिया भर में एक ये सेकेंडरी मार्केट एग्जिस्ट करती है। और आई थिंक इस पे सिर्फ एक हल है, इज़ एजुकेशन, एंड आई थिंक मीडिया ने इटसेल्फ रिसेंटली बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया है टू ड्राइव अवेयरनेस के जी कौन सी चीज़ें जो हैं वो असली हैं, कौन सी नकली हैं। कंपनी ऑफ कोर्स इसको सपोर्ट करती है इन मैटर्स को। हम जिस तरह मैंने कहा, हमारी ब्रांड्स आर ऑल अबाउट डिलीवरिंग क्वालिटी, तो अगर एक काउंटरफीट ब्रांड या काउंटरफीट प्रोडक्ट्स जो बनती हैं वो उसका जिस तरह आपने कहा इफेक्ट करती हैं उस परसेप्शन को, बट ये सिर्फ एजुकेशन के थ्रू ही रिजॉल्व हो सकता है। और हम खुद एजुकेशन पे इस पे अगेन पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी ओरिजिनलिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। बट ऑफ कोर्स इस पे मीडिया का रिसेंटली बहुत पॉजिटिव रोल रहा है, जिससे आई थिंक कि कंज्यूमर में काफ़ी हद तक अब एक अवेयरनेस फैल चुकी है, एंड वो ट्रस्टेड ब्रांड्स तो यूज़ कर रहे हैं बट ट्रस्टेड रिटेल शॉप से यूज़ कर रहे हैं, सो सही दुकानों में जा रहे हैं, सही प्रोडक्ट वहाँ से उन्हें मिल रहा है, एंड आई थिंक दिस इज हाउ वी विल कंटिन्यू टू आगाज़ में जो मैंने पाकिस्तान की बात की वो मैंने इसलिए की थी कि यही कंपनीज पाकिस्तान में भी ऑपरेट कर रही हैं, इंटरनेशनल भी इनका फुटप्रिंट मौजूद है। लेकिन जब हम बाइंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं मैं पैंटीन दुबई ड्यूटी फ्री से खरीद लूंगी क्योंकि वहाँ पे तो ओरिजिनल मिलेगा, यहाँ वाली दुकान पे मुझे कोई एतबार नहीं है। तो पैंटीन तो सेम है, बन रहा पाकिस्तान में, वो भी चीज़ ब्रांड रिकॉग्निशन भी है, लेकिन लोगों का वही बात है कि वो जो ट्रस्ट है, मार्केट ट्रस्ट। तो नाजरीन, बाय पाकिस्तानी, मेक श्योर करें कि आप ओरिजिनल चीज ले रहे हो, लेकिन पाकिस्तान की मार्केट पे एतमाद करना सीखें। हम कोई बहुत 2 नंबर किस्म के लोग नहीं हैं। फाइनल कमेंट्स खुरम साहब। बस थैंक यू, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। जिस तरह मैंने कहा कि 30 साल हो गए हमारी कंपनी को यहाँ पे, और ये 30 साल बहुत अच्छे गुजरे हैं, नॉट जस्ट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ के टैलेंट के साथ काम करके। और जिस तरह मैंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान PNG की दुनिया में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट्स, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये कंपनी जो है 100 से ज़्यादा मार्केट्स में ऑपरेट करती है, तो आई थिंक दैट जस्ट गोज़ ऑन टू शो कि कितना पोटेंशियल है। और आई हैव नो डाउट कि इंशाल्लाह
हमारी काविश यही रहेगी कि इसी तरह से क्वालिटी ब्रांड्स हम इंट्रोड्यूस करते रहें, उनकी अवेयरनेस करते रहें, उन्हें सही तरह से अवेलेबल कराते रहें और इसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा ख़ानदानों को और घरों को सर्व करें और यहाँ के क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकें थ्रू अ प्रोडक्ट। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे खुर्रम किदवाई साहब हमारे साथ मौजूद है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर PNG पाकिस्तान। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। मोहसिन जमील साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और हमने बात करनी है पाकिस्तान के सर्विस सेक्टर पर कि उस सर्विस सेक्टर को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। तो सर्विस सेक्टर से आपका ताल्लुक है और काफ़ी अर्से से आप काम कर रहे हैं इस सेक्टर में। हमारे यहाँ पे बड़े मसाइल हैं सर्विस सेक्टर में जब हम कंपेयर करते हैं इंटरनेशनली। सीरियसली हम कोई नहीं लेते सर्विस सेक्टर को। तो इशूज़ क्या हैं और बेहतर कैसे कर सकते हैं इस पर आते हैं? देखिए, आई पर्सनली फील मैं डिफरेंट जगहों पे कॉर्पोरेट सेक्टर में रहा हूँ और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में रहा हूँ जहाँ इट वाज मोस्टली द सर्विसेज सेक्टर, जिधर आप लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, मे इट बी वीज़ा सर्विसेज, मे इट बी ट्रैवल एंड टूरिज्म, मे इट बी लीगल सर्विसेज। बिल्कुल। एंड मैं ये अंडरस्टैंड कर चुका हूँ इसको कि बहुत सारे लोगों को इसमें इश्यूज होते हैं विद इन पाकिस्तान ऑल्सो और ओवरसीज़ को भी। सही। तो उस कॉन्सेप्ट को लेके जब आप जब लोगों को रियल टाइम सर्विस देना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरा ख्याल में उनका बुनियादी मसले को अंडरस्टैंड करना है कि आखिर आपका एक कस्टमर है, क्लाइंट है, उसकी बेसिक नीड क्या है। तो वो आप जब देखेंगे, मे इट बी अ लीगल मैटर, मे इट बी अ ट्रैवल एंड टूरिज्म अफेयर, मे इट बी अ समथिंग रिलेटेड टू द बिजनेस, तो आपको उनकी कंफर्ट को और प्रायोरिटी और प्रेफरेंस को जरूर ध्यान में रखना है। तो हमारे यहाँ एक तो बेसिक एलिमेंट ये भी है कि एटीट्यूड का भी बड़ा मसला है। मैं पैसे दे के आपको कोई सर्विस आपकी ले रही हूँ, फिर भी ऐसा लगेगा कि मैं मुफ्त मांग रही हूँ। आपके एटीट्यूड से मुझे ऐसा लग रहा है। आफ्टर सेल सर्विस तो और फिर बुरी हो जाती है। ऐसा ही है। आई थिंक शफा जो आप कह रही हैं, इट्स अ वेरी पर्टिनेंट पॉइंट। होता ही है कि कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट एक अलग सब्जेक्ट है। देखें, आप जब पे कर रहे हैं तो यू हैव द राइट, वो वेस्ट में कहते हैं कस्टमर इज गॉड, और कस्टमर इज गॉड भी कह देते हैं। उसकी रीजन ये है कि आपको जो रिस्क मिल रहा है वो अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रिस्क दे रहा है। आपने सर्विसेज अच्छे तरीके से देंगे तो आपके कस्टमर ही आपकी जो है वो मार्केटिंग फोर्स बन जाएगी। अब मैंने अपना जो इस्टेब्लिश किया अपना नेटवर्क, उसके अंदर अपनी जो आउटफिट बनाई उसके अंदर मैंने सारे सेगमेंट्स रखे, लीगल भी रखा, उसके अलावा मैंने ट्रैवल एंड टूरिज्म भी रखा, वीज़ा भी रखा। ट्रैवल एंड टूरिज्म पर भी हमें आते हैं। जी, ट्रैवल एंड टूरिज्म आप जरूर पूछें, दैट इज माय सब्जेक्ट। जबरदस्त इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। बट व्हाट आर द की पॉइंट्स के जहां पर हमें मजीद काम करना चाहिए इस सेक्टर को इम्प्रूव करने के? जी मैं बताता हूँ। अभी एट MJ ग्रुप ऑफ कंपनीज ऑल्सो हमारा जो अपना सेगमेंट है उसमें ट्रैवल एंड टूरिज्म में वी हैव एस्टैब्लिश्ड अ कंप्लीट प्लेटफॉर्म वेयर बाय आप फॉरेनर्स को भी इन्वॉल्व करें, उनको लेके आए। यहाँ सबसे बड़ा जो सब जो कंसर्न है वो सिक्योरिटी है, दैट इज सिक्योरिटी। जब तक आप सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं देंगे किसी भी टूरिस्ट को, ही विल नेवर मेक एन एंडेवर कि वो आए रिस्किंग इज लाइफ और वो जाके नॉर्दर्न एरियाज में ट्रैवल करे। वी हैव ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान। आई थिंक हमारा मुल्क एक वाहिद मुल्क है जिसके अंदर आपको इतने वर्सटाइल वेदर एरिया, सीनिक आप देखें, ब्यूटी नॉर्थ से लेके साउथ तक, इवन बलूचिस्तान, एंड वी कैन कंपेयर इट विद एनी इंटरनेशनल। ऐसा ही है। अभी आप देखें ये जो एरिया है पंजगूर, तुर्बत, ये सारे इतने दे आर ब्यूटीफुल एरियाज। गवादर को देख लें खास तौर पर। अब वहाँ जो आपका सवाल है वो ये है कि आप उनको फ्लॉलेस क्वालिटी सर्विसेज दें वेयर बाय दे नो कि दे आर सिक्योर, दे हैव वैल्यू फॉर मनी। जो वो पैसे दे रहे हैं उनको वही सर्विसेज मिल रही हैं। बिकॉज आप देखें, आप भी जब जा रहे होते हैं अब्रॉड और आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप हमेशा देखते हैं कि आप किस होटल में स्टे कर रहे हैं, आपका जो टूरिस्ट गाइड है वो आपको क्या सर्विसेज देगा, आप वहाँ सिक्योर भी हैं या नहीं। बिकॉज तो हड़ताल हो जाती है, पेट्रोल कैसे मिलेगा, तो वो टूरिस्ट ट्रैवल कैसे करेगा। आज आप ठीक कह रही हैं शफा, आज आते हुए भी मैं इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मेक इट टू योर स्टूडियोज बिकॉज रास्ते में लाइनें लगी। ऐसा मुल्क है जहाँ पे आप लाइव हड़तालें एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ये भी तो एक इंटरेस्टिंग बात है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और मेरा ख्याल में KPK के अंदर बहुत काम हुआ है। आतिफ साहब जो थे, जो मिनिस्टर फॉर टूरिज्म थे, उन्होंने पूरे चैप्टर्स बनाए, उन्होंने बहुत ज़्यादा ये कॉरिडोर्स बनाए और उसके अंदर बहुत काम हुए। अगर आप देखें KPK में जो हमारे टूरिस्ट साइट्स हैं, कालाम है, उसके अलावा कुछ सराउंडिंग एरियाज़ में उनको उन्होंने बहुत अच्छा रोड्स को दोबारा से उन्होंने देखें। जब तक अच्छा एक्सेस कम्युनिकेशन नहीं होगी तब तक आप आउटरीच नहीं होगी। तो यू हैव टू कीप दैट दोज नीड्स इन माइंड कि आप वो करेंगे तो आगे आई एम श्योर ट्रैवल एंड टूरिज्म भी पाकिस्तान में जितना पोटेंशियल है, मेरा नहीं ख्याल एशिया में, साउथ एशिया में किसी जगह पर होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मोहसिन साहब, वक्त दिया आपने। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।